क्या था लास्ट में, तो वो कॉपीराइट का इशू हो सकता है या नहीं। लाइक इसी की वजह से ऑनलाइन वाले बच्चों ने बोला कि सर ऑनलाइन में हमको कम बताते कम नहीं है, ये कॉपीराइट का इशू था। अब ये नंबर आप रख लो बच्चों जो ऑनलाइन वाले, आप एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। अगर मैं क्लास में हूं तो मैं कॉल नहीं रिसीव करता, लेकिन आपको कॉल बैक करता हूं। अब एक इशू यहाँ पे और है, हो सकता है कि आप बोलेंगे कि सर सारे टीचर नंबर देकर जाते हैं लेकिन कोई कॉल रिसीव, तो इस क्लास में कुछ पुराने बच्चे हैं जिनका एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। इवन मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी भी बच्चे इलाहाबाद के आंसर सेंड करते हैं, मैं ऑनलाइन उन बच्चों का आंसर्स भी चेक करके दे देता हूँ। जैसे ये रहा, इस बच्चे ने आंसर सेंड किया है, आज का ही है, तो इसको मैं रिप्लाई में यहाँ लिख देता हूँ इंट्रो बड़ा है, यानी कि अब देखो इस बच्चे ने ऐसे देख लेते हैं, इस बच्चे ने इंट्रो 2 पैराग्राफ में लिखा है, आपको नहीं दिखेगा बट जनरली थोड़ा बहुत, राइट। तो इस तरीके से मैं हर बच्चे को रिप्लाई करता हूँ कि पता है यार हम सब है ना मिडिल क्लास के, हम लोग है ना बड़ी मेहनत करके आए, माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसा देते। अगर हम अच्छे घराने से होते, अच्छे मतलब ऐसे नहीं हुआ करता है, अच्छे घराने मतलब पैसे वाले, तो यहाँ नहीं होते। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने नंबर दे दिया टाइम पास के लिए। तो जो ऑनलाइन में मैंने बताया था वो मैं कुछ भी, अगर ऐसा कुछ इशू होगा, प्रोटोकॉल वाला मैटर होगा या कॉपीराइट का मैटर होगा, तो आप मुझे फोन पे बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। कुछ हमारी लिमिटेशन है ऑनलाइन की, आप भी समझ सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे। बाकी पढ़ाई लिखाई से आप दोनों को सेम टू सेम बताया जाता है। तो अब मैंने जो कल शाम को, कल क्लास खत्म होने के बाद जो बताया था, अब आपके पास नंबर आ गया है, आप मुझे कॉल कर लेना, फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या हुआ था। एक इशू सॉल्व, कोई प्रॉब्लम। दूसरा इशू, एक इशू आता है हिंदी और इंग्लिश में का, तो मेरे ख्याल से अपने क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने हिंदी और इंग्लिश का इशू होना चाहिए, क्योंकि मैं हर चीज इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्जैक्टली बताता हूँ। राइट, इसके बाद भी सपोज ऐसा कुछ लगता है कि नहीं सर हमें ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। एक, मैं ऑफिस के बाद, सॉरी क्लास के बाद मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ, या फिर नंबर आपके पास आ गया है, आप घर पे बैठ के भी आप बात कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास खत्म हो गई, आपका कोचिंग का ड्यूरेशन खत्म हो गया, तो टीचर से आपका रिश्ता टूट जाएगा। तो मैं आपको एक अच्छा सलाह दे रहा हूँ कि मैं नॉर्मली सभी सब्जेक्ट के पेपर बच्चों का चेक करके, मैं इंटरव्यू दिया तो ये तो नहीं कर सकता मैं महाज्ञानी हूँ, बट मैं सभी सब्जेक्ट के पेपर को एनालाइज करके आपको बता सकता हूँ कि इसमें ये कमियां दूर करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, घर चले गए, वहां से भी आप कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं, इसका आपको एक फायदा मिलेगा। राइट, तो ये 2 इशू थे, ये दोनों इशू सॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अब इस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो फैमिली से स्टार्ट किए हैं, तो इसके पहले की क्लास उनकी छूटी हुई है। अब इसके लिए मैनेजमेंट से मेरी बात हुई थी, तो मतलब उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि मंडे से, शायद आपके पास मैसेज आ गया होगा, है ना, मंडे से हम लोग क्या करेंगे कि कितना टाइमिंग मुझे याद नहीं आ रहा है, 11 से 1 ना, है ना, ये आपकी क्लास चलेगी ये पोर्शन कवर करने के लिए। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं कि सर कुछ उड़ा देंगे, तो टीचर उड़ा भी नहीं पाएगा। कैसे, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, क्लास में भी नोट्स अवेलेबल है, तो कंपैरिजन तो हो जाएगा ना। बस एक काम करना कि नोट्स पहले से ही मत ले लेना, समझ आई बात। जैसे जिन बच्चों ने क्लास कर लिया है उनके नोट्स मत लेना आप। फिर क्या होता है ना कि एक बार कोई चीज हम पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट वही बन जाता है। इसलिए आप एकदम फ्री रहिए, कुछ मत पढ़िए, जो हुआ है वो आपको अलग से मैं पढ़ाऊंगा। राइट, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अभी 2 बच्चे आए थे, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा उनका, उनका कंसर्न बढ़िया था कि सर अगर हम घर पर नहीं पढ़ेंगे तो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। सही कंसर्न है, तो इसका सोल्यूशन एक ही है। एक सोल्यूशन है कि भाई थोड़ा सा कोचिंग वाला टाइम मैनेज कर लो थोड़ा सा। क्यों पता है, जैसे उस बच्चे ने मुझे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मुझे इंडिया का मतलब नहीं पता, उदाहरण के तौर पर लेते हैं। हम ले लेते हैं कि मुझे फैमिली का मतलब नहीं पता, उदाहरण ले लेते हैं हम। तो फैमिली का मतलब आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर ले टाइम को, तो एक बार हम क्लास में अगर पढ़ लेंगे तो घर पे हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम का इशू आ रहा है, राइट। और फिर बाकी आप मैनेजमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी रह सकते हैं, यहाँ का सिस्टम ओपन है, आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं, राइट। और देर से नहीं, देखो बच्चों मैं आपको बताऊं, कोचिंग से जितनी जल्दी छुटकारा मिले ना वो ज्यादा बेटर है। घर पे बैठ के नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, ये मान लो आप। हाँ, चलो मैं बात करूंगा, फिर डेज बढ़ जाएंगे ना, कोई फायदा नहीं होगा। आप जो चीज 10 दिन में कवर कर रहे हो 12 हो जाएगा, तो घुमा फिरा वहीं आ जाएगा। तो दिन बचाइए आप। क्यों बताता हूँ ये रीजन। आप यहाँ कितने बजे आते हैं, क्लास कितने बजे से होती है। आपको मैं बताऊं, हर लड़का आधा घंटे पहले माइंड मेकअप करता है, या ज्यादा भी है। इससे 1:30 बजे से 1 घंटे पहले और जाने के 1 घंटे बाद आपका कुछ नहीं होता, 2 घंटा वेस्ट होता। टेंशन अलग से रहता है कि क्लास भी जाना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइमिंग मत कम करवाइए, बजाय कि जल्दी खत्म हो जाए तो हम आसानी से कर सकें। थोड़ा सा ये इशू मैं समझ सकता हूँ बच्चों, देखो कंसर्न सबका सही है कि टाइम 2.5 घंटे ही तो है, 2.5 घंटा तो है, 4 बजे तो थोड़ा है देर से सुबह का। देखो बेटा टाइमिंग का मेरे पास नहीं है, वो सर के पास है। देखो इसको, ये इशू मेरे से सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, तो आप मुझे बोलेंगे कोई मीनिंग नहीं है। मैं 4:05 भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके बाद क्लास है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला इशू क्लियर है पक्का। वो बाकी जो इशू है वो एक बार मैं बात करूंगा, या फिर आपके पास नंबर है आप कॉल करना, तो बाकी वाला मदद मैं कर दूंगा, वो मैं ऑफलाइन ही कर पाऊंगा, ठीक है। चलो, एक चैप्टर है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति एवं सभ्यता। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं ना बड़ी संस्कारी बहू है ना,
फिर हम कहते हैं बड़ी सभ्य बहू है। तो सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, बताइए कोई बच्चा। संस्कृति, हाँ, सभ्यता का विनाश हो जाता है। और कोई बच्चा? अच्छा, और कोई? हाँ, जैसे चलो एक था कल्चर। आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आपने सुना होगा सिंधु घाटी, कोई बोला आपको? अरे ये लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, ये तो हमारे बाबा भी छू देते अपने माँ बाप का पैर। एकदम आसान कर देता हूँ। जो दिखती नहीं है वो संस्कृति है, और जो दिखती है, दिखती नहीं, दिखती है, दिखता है भी लिख सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि पूतना लिख दिया हमने, पूतना दिखती नहीं है तो संस्कृति है, कंचना लिख दिया। कितनी मजेदार बात है ना, चुड़ैलों का ही नाम है। हाँ? कंचना मालूम है ना? तो जो दिखता नहीं है वो क्या है? अब जरा यहाँ पे देखो, हमने लिखा था सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना? सिंधु घाटी सभ्यता दिखता है ना, तभी तो हमने कहा कि उसमें नाले बनाए गए, उसमें खाना या अनाज रखने की चीज बनाई गई। अब बताओ ताजमहल क्या है? बोलो। ये कैमरा क्या है? ये कपड़ा, बोलो, अरे बोलो, कपड़ा क्या है? सभ्यता है, संस्कृति? कैसे पता चला? दिख रहा है। चश्मा, अब देखो संस्कृति, अगर मैंने इसको ऐसे लगा लिया तो क्या ये सभ्यता है? ये संस्कृति है। जो दिखती यानी कि किसी भी चीज का उपयोग कैसे करते हैं वो है संस्कृति। बच्चे को आप चप्पल दे दीजिए, उल्टा पहनता है ना, क्योंकि उसको वो पहनना नहीं आता। राइट? अभी एक लड़का है वो जींस ऊपर पहन लिया और शर्ट नीचे पहन लिया, तो उसने क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? बोलो, संस्कृति दिखा रहा है। सही है? हम लोग कहते हैं एकदम बेकार लड़की है यार, रद्दी है। लड़कियों के बारे में बोला जाता है ऐसा जब शादी करके जाते हैं। क्यों? थोड़ा भी संस्कार नहीं है। दाल चावल क्या है? सभ्यता। दिख रहा है ना दाल? एकदम। लेकिन दाल पकाने की जो विधि है वो क्या है? संस्कृति है। अब देखो संस्कृति बदलती रहती है जगह से जगह। पहाड़ पे दाल बनाने की विधि अलग है और प्लेन्स में अलग है। पक्का? बताओ, ये जो बोर्ड पे कुछ दिख रहा है क्या लिखा है हमने? संस्कृति एवं, बताइए क्या है ये? हाँ, सभ्यता है। ये शब्द जो है वो सभ्यता है। एक छोटा सा शब्द जो था, ये चीजें हमको क्लियर करती। सती प्रथा क्या थी? संस्कृति। वेरी गुड। विधवा पुनर्विवाह क्या है? संस्कृति। तो विवाह क्या है? संस्कृति। परिवार क्या है? संस्कृति है। परिवार क्या है? और इंसान क्या है? सभ्यता। इसीलिए हम लोगों को अंग्रेज क्या कहते थे? बोर्ड पे देखो, अनसिविलाइज्ड, असभ्य। असभ्य क्यों? क्योंकि हमें कपड़ा पहनना, कपड़ा का तरीका सब कुछ अलग था, तो संस्कृति हमारी कमजोर थी वो कहते थे। हम लोग कच्चे मकानों में रहते थे और वो महलों में रहते थे, तो उनकी सभ्यता कैसी थी? डेवलप थी। और हमारा सभ्यता, जैसे सभ्यता वो हमारे यहाँ क्या लेकर आए? लाइट लेकर आए, लेकर आए ना? तो ये उनके पास थी, हमारे पास, इसीलिए वो सभ्य और हम असभ्य। अभी मोदी जी परसों बंगाल जाके क्या बोले? मैं बचपन में जब कलकत्ता आया तो मेट्रो देखने आया, तो क्या देखने आए थे? सभ्यता। वो अलग है, वो कब गए थे, उन पे ध्यान नहीं देने का। हाँ, आपकी, हाँ बिल्कुल संस्कृति है, क्योंकि दिखती है ना। आप क्या सोच रहे हो मन में? मेरे को गाली दे रहे हो तो मुझे दिख रहा है क्या? आदमी दिखता है बेटा, वो कला थोड़ी दिख रही है। आप जब बेइज्जती करवा रहे हो अपना। इतना समझाने के बाद भी अगर हम कहें, अब समझ आए, आदमी दिख रहा है, डांस दिख रहा है, तब अभी पता लगा तो उसके पीछे नाचे तो दिखेगा आपको। संस्कृति दिखती नहीं है ना बेटा। यहाँ ये जो छोटा सा क्लियर है। अब पहला पॉइंट लिखिए, संस्कृति। संस्कृति वह वस्तु है, संस्कृति वह वस्तु है जो हमें दर्शाती है, जो हमें दर्शाती है हम क्या है। हम क्या है, अंडरलाइन करेंगे, हम क्या है। कल्चर इज व्हाट वी आर, अंडरलाइन करेंगे, व्हाट वी आर। राइट? अगर आप फटे कपड़े पुराने पहन के रोड पे पागलों की तरह भागोगे तो संस्कृति हमें बता देगी लड़का कौन है, पागल है। जैसे औरतें झगड़ालू होती है कुछ कुछ, तो उनको देख के पता चल जाता है झगड़ालू है। जैसे संस्कृति है, वो गाली दे रही है, वो क्या कर रही है? गाली दे रही है। चेहरा देख क्या बता दो कि संस्कारी लड़की है? नहीं। अभी आप लोग इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आए हो, सभ्यता दिख रहा है ना, आप सब दिख रहे हो ना, लेकिन जैसे मुंह खोलोगे संस्कृति दिख जाएगी। जैसे कि मेरे पास जो बच्चे आए थे वो संस्कारी थे, क्योंकि उनकी बात करने का तरीका बता रहा था कि वो अच्छे घराने से। कंप्लेंट करने का भी उनका ये तरीका था, 100 में टाइप का। और कुछ लोग आते हैं खोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ऐसा हो गया, होता है ना। तो यही हमारी क्या है? संस्कृति, जो हमने पढ़ा है, लिखा है, जो हम पढ़ते लिखते हैं वो संस्कृति है। इसलिए लिखा है हमने क्या? हम क्या है, व्हाट वी आर। दूसरा पॉइंट लीजिए, इट इज इनविजिबल, यह अदृश्य होती है। सही है? अब एक बात बताओ कि क्या संस्कृति कभी खो भी सकती है? क्या संस्कृति को हम अपना सकते हैं? यानी कि अपनाना और बुलाना दोनों हो सकता है क्या? बुला नहीं सकते।
एक देखो, एक एक करके बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा। तो जो भी बोलेगा वो हाथ उठाएगा तब बोलेगा। बुला सकते हैं, अपना भी सकते हैं, बोलो। वेरी गुड, दोनों काम कर सकते हैं हम लोग। जैसे अभी डॉक्टर आपको बोलते हैं कल से चिकन नहीं खाना या हाथ धो के खाना है, तो हाथ धोना एक संस्कृति है, पानी सभ्यता है, पानी पीने का तरीका संस्कृति। अब गांव वाले को देखो, हमारे जो बाबा वगैरह है वो कहीं भी जाते हैं तो दारू भी बड़ी इज्जत से पीते हैं इसे। ताकि वो जूठा ना हो, किसी और को पीना हो तो भी वो पी सकता है। ये क्या है? दारू पीने की भी संस्कृति है। और हमने क्या कि अब बुला दी, नहीं ला भाई, यार मेरे में इतना कम डाला। ये दोनों ही चीजें सभ्यता है। तो हम संस्कृति को एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और उसे भुला भी सकते हैं। लेकिन कल्चर कैन बी एक्वायर्ड और लॉस्ट। कल्चर को अपनाया एवं भुलाया जा सकता है। कल्चर सॉरी संस्कृति को अपनाया एवं भुलाया जा सकता है। एक वर्ड सुना होगा आपने, इसके पास पैसा तो आ गया लेकिन तमीज नहीं आई। तो पैसा क्या है? सभ्यता। तो जीवन जीने के जो मूल्य होते हैं वो कौन सिखाता है? सभ्यता है, संस्कृति। लिखिए, जीवन जीने के मूल्यों, आदर्शों, आइडियल्स बोलते हैं इसको, आदर्शों को संस्कृति से प्राप्त किया जाता है, को संस्कृति से प्राप्त किया जाता है। सही है। कल्चर प्रोवाइड्स अस आइडियल्स, वैल्यूज टू लीड ए डिसेंट लाइफ। बोर्ड पे लिखा है टू लीड ए डिसेंट लाइफ। ये देखो, इस पेन से मत लिखो, आप लिखना बंद कर दो 2 रुपए वाला से। उसके पीछे कारण बताता हूँ। जो मेंस का आपका पेपर होगा ना, पीसीएस और आईएएस का, बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। ये बहुत ही पॉइंटेड है, आप अंडरलाइन करेंगे तो वो बढ़ जाता है। मर्जी आपकी है, बट कोशिश करिए कि ऐसे पॉइंटेड से मत लिखिए। और जिस पेन से लिखिए उसी को यूज करिए बार बार, क्योंकि बार बार पेन बदलने से राइटिंग और स्पीड दोनों पे फर्क पड़ता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और जिस दिन आप मेंस लिखेंगे ना बच्चे, उस दिन का आपका अनुभव अलग रहेगा। 3 घंटे के बाद इसको ऐसे निकाला जा सकता है, ये खुलेगा नहीं। अगर आपने लिखा है मेंस, अगर लिखा है तो ये खुलेगा नहीं। तो मान लेना कि आपका सिलेक्शन हो गया, इसको बंद करो, है ना, 2-2 रुपया चाय कम पियो, है ना, ये बेटा क्या नाम है, कासिम, तौहीद, है ना। अगली बार इसको खत्म कर लो सब। कितना पेन है? 20-25 होगा, उसको खत्म कर लो, बट अच्छा क्वालिटी उसको। 5 रुपए वाले में भी अच्छी पेन आती है यार। किसे लिखो, मेरे बाप का क्या जा रहा है? मैं मना कर रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहे, लिखो। मतलब बेइज्जती करवाने में ना पीएचडी कर रखी है। तीसरा, क्या संस्कृति बदलती है? लगातार बदल रही है भाई। हमारे माँ बाप कैसे थे? नंगे पुंगे घूमते थे एकदम, और क्या, फिर उन्होंने उनके माँ बाप के लिए पत्ता बांधना शुरू किया, उनके माँ बाप जानवरों के चमड़े बांधना शुरू किया, और आज हम लोग देखो पीटर इंग्लैंड। तो लिखिए, कल्चर चेंजेस, संस्कृति बदलती रहती है। कल्चर चेंजेस। दूसरा लिखिए, कल्चर इज डायनामिक। संस्कृति परिवर्तनशील है। ये अलग है, ऊपर वाली चीज अलग है। मतलब आप अकेले आदमी है, गांव जाते हैं तो आपकी संस्कृति बदल जाती है, शहर आते ही बदल जाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ बढ़िया। हमारी एक फ्रेंड थी, मुस्लिम थी, हमें पता ही नहीं था कि वो मुस्लिम है, क्योंकि वो स्कर्ट पहन के कॉलेज में आती थी। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त यहाँ रुक गया, उसका फार्म हाउस है, पालघर सुना है आपने? पालघर, वो जहाँ साथियों को मारा था, वहाँ उसका फार्म हाउस है। हम लोग उसके फार्म हाउस में रहे, मस्ती वस्ती खूब, खाना वाना खाए। फिर मैं सवेरे सोचा कि डायरेक्ट कॉलेज चलते हैं। तो रास्ते में एक स्टेशन आता है अयंदर, वहां से एक लड़की बुरखे में चढ़ी। मैं लटक रहा था ट्रेन में, बताइए अभी, वो मेरे पीछे लटकने लगी। अब मेरे को लगा कि आज बेटा तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तो मैं उसको बोला, ए पीछे क्यों चिपक रही है, हाँ? आगे आ जाए, मार ले, मार ले। तो मैं साइड में आके मैं बोला, लटक तू। फिर वो मेरे बाजू में आके खड़ी हो गई। तो मेरा जो बीपी था बढ़ा, क्योंकि वो मान ही नहीं रही है। फिर मैं सीट खाली, सीट पे बैठ गया, वो सीट पे भी आके बैठ गई। मेरी बहुत जबरदस्त हालत खराब हुई। एक स्टेशन है मालाड मुंबई में, वहां मुझे उतरना था। तो मैं उतरा, वो भी उतरी। मैं कॉलेज गया, कॉलेज भी आई मेरे साथ। कॉलेज में आने के बाद उसने कॉलेज में बुरखा उतारा, मैंने उसको एक झापड़ मारा। मैं बोला, अरे अगर कोई कमजोर दिल का होता तो मर जाता। सही है, परिवर्तनशील है। वो लड़की के माँ बाप बहुत ही हाईली क्वालिफाइड थे, प्रोफेसर थे। वो क्या कह रहे थे कि समाज में हम जहाँ रहते हैं, हमारे समाज में आप हमारी तरह रहो। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरीके के कपड़े पहनने के लिए। तो घर से स्कर्ट पहन के बुरखा डाल के आती थी, और 1 घंटे में ही उसकी संस्कृति क्या हो जाती थी? परिवर्तनशील। तो ये बहुत ही, अब देखो, आप जब किसी अभी कभी 5 स्टार होटल में खाना खाने गए हो, ईमानदारी से बताना, आपको ग्लास पकड़ने में दिक्कत होती होगी, डर लगता है कहीं गिर न जाए, और कभी कभी गिर भी जाता है। और आप अपने घर पे सेम ग्लास होगा, आप पकड़ने में डरते नहीं है। कारण क्या है? तुरंत परिवर्तनशील हो जाता है। फोर्क से खाना खाते हो ना, 80% लोगों को ना खाना नहीं आता है उसे। 80% लोगों को। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन जब आप चाइनीज खाते हो तो खा रहे हो ना उसी से, देखना कैसे खाते हैं, ऐसे डालिए बाद में दूसरे हाथ से। तो दोनों देखो कितना परिवर्तनशील है, दोनों इस्तेमाल हो रहा है। और फाइनली क्या होता है? रकबे। दिस इज व्हाट वी से इज डायनामिक, परिवर्तनशील है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कल्चर इज डाइवर्स। संस्कृति विविध होती है। विविध विविध यानी कि अनेक प्रकार की संस्कृतियां होती हैं। अब उदाहरण देख लो, आप देखो, आप क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आप ही का, हाँ। सैमसंग लिख देते हैं। सुनाई
सही है ना। अपने क्लास का एक बच्चा है, इसका नाम है सैमसंग। सैमसंग बच्चे ने एक एग्जांपल लिया था डांस का। संस्कृति है ना, अब देखो विविध कैसे है ना। अब दुनिया बदल के फायदा नहीं, चाहो तो एग्जांपल आप लिख लीजिए कि विविध है तो लिख लीजिए, उदाहरण नृत्य उसमें लिख लीजिए। देखिए संस्कृति नंबर 3 4 कौन सा पॉइंट है? आठवां, हाँ, संस्कृति आचरण के प्रतिबंधित क्षेत्रों को दर्शाता है। इट प्रेस्क्राइब्स परमिसिबल रेंज ऑफ बिहेवियर। इट प्रेस्क्राइब्स परमिसिबल रेंज ऑफ बिहेवियर, आचरणों के प्रतिबंधित क्षेत्र को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है? सुनो, आप कैसे हैं बताओ, बोलो। तेरी, समझ गए? जब हम बोलते तेरी, उसके आगे तो आप समझ ही रहे हो ना। तो ये आचरण क्या स्वीकृत है या प्रतिबंधित है? तो गाली जो है उस क्षेत्र में आती है जो आचरण समाज स्वीकृति नहीं देता, प्रतिबंधित है। हम दोस्त को गाली दे देते हैं, लेकिन वो कब तक उसको एक्सेप्ट करता है? जब तक वो उस क्षेत्र में रहता है। जैसे वो क्षेत्र क्रॉस करेगा, हम लोग नहीं कहते अब ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब उसने, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस क्षेत्र को क्रॉस किया। होता है जैसे हम लोग, लड़की है, लड़की के पीछे जा रहे हैं, सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सुनो ना। तो गुस्सा आती है तो फिर एक डायलॉग मारने का, दीदी डर गई। क्या हो गया? दीदी डर गई, तो शांत हो जाएगी, मारनी पड़ेगी। तो एक बिहेवियर है ना, पहले तो आप उसको छेड़ रहे थे, जब वो गुस्सा हुई, आपको लगा कि पब्लिक मारेगी, तो आपने डायलॉग मार दिया, दीदी डर गई, दीदी डर गई। तो आपको जो मुझसे सीखने में ये संस्कृति है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, एकदम आसान है। और बाई चांस कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो भी आसान है। तो दोनों ही वे में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इत्यादि एक्सेट्रा। एक हेडिंग डालिए, फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। फीचर्स, फीचर्स ऐसे लिखते हैं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो भारत की संस्कृति है, विश्व की इकलौती जीवित संस्कृति है। और बहुत सारी संस्कृतियां जो है ना वो खत्म हो गई, बदल गई, बहुत सारी। आप देखिए संस्कृति में हमारे भारत में 90% बदलाव नहीं आया है, लेकिन 10% बदलाव आया भी है। अचानक आप दाल चावल से चाइनीज पे आ गए, मोमोज पे आ गए। अब लड़की लोग जब मोमो खाने जाते हैं, बोलते हैं भैया सफेद वाली चटनी दे दो, मेयोनीज नहीं बोल पाते हैं। तो क्या बोलते हैं? बोलो, मोमोज इंडिया का है? नहीं, कहाँ का है? चाइना का है। तो वही चाइना का है, जाकर अपने पास आया ना, तो थोड़ा सा बदलाव आया है पूरा। अब देखो, हमने पश्चिमीकरण को अपनाया, वेस्टर्नाइजेशन को, बोलो अपनाया, लेकिन क्या अपने कल्चर को भूल गए क्या? जींस पहन के पूजा करने जाते हैं, पहले धोती पहन के जाते थे। तो पूजा करने की जो संस्कृति वो तो नहीं बदली, लेकिन कपड़ा पहनने की जो संस्कृति है वो थोड़ी सी बदल गई, बदल गई कि नहीं? तो इसलिए इंडिया की संस्कृति की खास बात है कि इसमें जो है बदलाव भी है और निरंतरता भी है। तो पहला हेडिंग डालिए, निरंतरता एवं बदलाव, कंटिन्यूटी एंड चेंज। निरंतरता एवं बदलाव, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी लिख लोगे ना। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इस पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट, इंडियन कल्चर हैज डेवलप्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। भारतीय संस्कृति का विकास, भारतीय संस्कृति का विकास समय के साथ साथ हुआ है। चाहो तो आप उदाहरण लिख सकते हो, बिरयानी एवं दाल चावल, बिरयानी एवं दाल, बिरयानी एंड दाल राइस। हम बिरयानी भी खाते हैं, दाल चावल भी खाते हैं, लेकिन क्या बिरयानी हमारी संस्कृति थी क्या? बोलो, हमारी संस्कृति नहीं थी, लेकिन हम खा रहे हैं। क्या चिकन मटन भारत की संस्कृति थी? नहीं थी, फिर भी हम खा रहे हैं। तो बदलाव भी है और कंटिन्यू, दाल चावल नहीं भूले, निरंतरता, बदलाव, बिरयानी। एक दूसरा पॉइंट, भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों से मौलिक रूप से स्थायी रही है, स्थिर रही है, मौलिक रूप से स्थिर रही है। इंडियन कल्चर हैज फंडामेंटली, मौलिक रूप से बोलते हैं इसको, फंडामेंटली नॉट चेंज्ड। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संस्कृति विदेशी प्रभावों से बदली भी है। इंडियन कल्चर हैज विटनेस चेंज, सॉरी चेंज नहीं लिखेंगे, चेंज। इंडियन कल्चर हैज विटनेस चेंज ड्यू टू फॉरेन इंपैक्ट। और दूसरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस, सहिष्णुता। व्हाट इज टॉलरेंस? क्या ये हमारी संस्कृति है? याद करो, इसका उदाहरण दो टॉलरेंस का। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति का नाम बताना है। महात्मा गांधी। कितने लोगों की बात ये समझ आएगी, महात्मा गांधी और सहिष्णुता? बताओ उदाहरण।
अरे भाई एमबीबीएस देखिए, उसमें एक झपट मारोगे तो इतना सहिष्णुता किसमें है? और ये भारत की संस्कृति है ना, भारत की संस्कृति सहिष्णुता है, इसी कारण पाकिस्तान इस दुनिया में जिंदा है। नहीं तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है भूमि के तौर पे, और सेकंड नहीं, अब तो फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और दूसरी सबसे बड़ी सैन्य दल है भारत के पास। अगर हम भारत की सेना और पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को 1 to 1 लड़ा देंगे तो पाकिस्तान जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर सहिष्णुता है, हम लाहौर जाके वापस आ गए। पाकिस्तान क्या करता है, ऐसे घूमते घूमते आता है, ऐसा देखेगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद यहाँ आ जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद बोलेगा भी ओके हो गया ये। सहिष्णुता है, हम लोग को मालूम है कि यहाँ भी आ जाएगा ना, कश्मीर तक कुछ नहीं उखाड़ पाएगा हमारा। तो झापट मकट्टा ताड़ चल। कितनी बार मारे हम उसको, कितनी बार मारे, नीचता का प्रतीक बन चुका है। लेकिन मैं यहाँ क्या बता रहा था, क्या इसी की वजह से वो बच रहा है? इसी की वजह से बच रहा है ना? क्या इसी की वजह से भारत में मुगल आए, पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डेन्स आए, डच आए, क्या इसी की वजह से आए? बोलो। और जो लोग सहिष्णु नहीं थे, आज देखिए वो लोग डेवलप नहीं कर पा रहे, क्योंकि सहिष्णु होंगे तभी आप में क्या आएगा, बदलाव आएगा। और इसी की वजह से भारत में है विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां क्या है, जीवित है या नहीं? आप वहां जाके देखेंगे बनारस में, तो एक जगह है जहां पे एक ही दीवार का ये हिस्सा मंदिर है और ये हिस्सा मस्जिद है। ये क्या है, सहिष्णु है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ सहिष्णुता का। एक मंच से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तभी अजान हुई थी। क्या हुई थी? तो उन्होंने अपने माइक को नीचे कर दिया था, और जब अजान खत्म हुई तो फिर उन्होंने माइक उठा के बोला अजान हो रही थी इसलिए मैंने ये क्या है, सहिष्णुता। जबकि वही एक बीजेपी के प्रवक्ता का क्या कहना, देखो अजान हो रही है ना, मैं चुप होने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति कैसा है, सहिष्णु है या नहीं है? नहीं। अब देखिए मेरे यहाँ मस्जिद है, तो वो सुन्नी मस्जिद है, और जो ताजिया होती है ना वो शिया बनाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से गुजरती है, उसका एक फिक्स रूट है, वहीं से आती है वो। कितना भी कुछ कर लो, वो एग्जैक्ट नमाज के टाइम ही वो यहाँ मस्जिद के पास आते हैं और जोर जोर से ढोल बजाते हैं। क्यों? लड़ाई के चक्कर में करते हो, है ना? और किस चक्कर में करते हैं? दोनों कौन सी कम्युनिटी, दोनों ही मुस्लिम कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी है? दोनों ही। लेकिन वो इस मस्जिद के पास, क्योंकि ये सुन्नी मस्जिद है और वो शिया लोग हैं, तो यहाँ आने के बाद वो जोर से ढोल बजाते हैं ताकि अजान सुनाई ना दे। तो बताइए, अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को लें तो क्या यहाँ पे टॉलरेंस दिखता है या नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। क्या आप कह सकते हो कि वर्तमान में भारत सोच के बोल रहा, पॉलिटिक्स के दबाव में मत बोलना, या किसी एक विचारधारा के दबाव में मत बोलना, क्या आज भारत सहिष्णु नहीं रहा? बोलो। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो अब तक दोबारा गदर 3 बन चुकी होती। सहिष्णु है वो खाली टीवी और पॉलिटिक्स में ही सहिष्णु नहीं है। कोई भी इस क्लास का बच्चा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मुझे उदाहरण दे दे कि मोदी जी ने इस 10 वर्षों में सहिष्णुता को तोड़ा है। कोई भी, यानी कि मोदी जी ने मुस्लिमों के बारे में गलत कहा हो, क्रिश्चियन के बारे में गलत कहा हो, कोई भी बता दे। मैं इस 10 साल की बात कर रहा हूँ। जानते हो यही सहिष्णुता है कि जब प्रधानमंत्री कोई बनता है तो वो सभी लोगों को साथ लेकर चलता है। आप बता दो, कोई भी उदाहरण दिखा दो, आप कोई भी बच्चा दिखा सकता है, कोई भी, उनके तो वीडियो वायरल ही होते रहते हैं, तो वायरल किंग है। आप बता दो, है सब कुछ? बताओ। कोई भी नहीं बता पाया। कारण यही है बच्चों सहिष्णुता, कि हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव, वासुदैव कुटुंबकम। ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के? सहिष्णुता। लिखिए क्या कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सहिष्णुता के चलते, सहिष्णुता के चलते भारत में विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व है। बिकॉज ऑफ टॉलरेंस, डाइवर्स रिलीजन का सह अस्तित्व है। बिकॉज ऑफ टॉलरेंस, religious coexistence is there in India. It is manifested in the concept of, it is manifested in the concept of वासुदैव कुटुंबकम। इंग्लिश वाले भी यही लिखेंगे, वासुदैव कुटुंबकम। यह वासुदैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है। की अवधारणा पर आधारित है। नंबर 3, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, हमने डिस्कस भी किया है कि भारत में सभी संस्कृतियां हैं, सब लोग साथ में रहते हैं। लिखिए, इंडियन कल्चर इज यूनिक इन द वर्ल्ड। लिखिए, इंडियन कल्चर इज यूनिक इन द वर्ल्ड विथ वेरियस एलिमेंट्स लाइक हिंदू कल्चर, इस्लामिक कल्चर, इंग्लिश कल्चर एटसेट्रा। भारतीय संस्कृति विश्व में, भारतीय संस्कृति विश्व में एक अद्वितीय, अद्वितीय लिख लोगे ना, एक अद्वितीय संयोग है। जैसे कि हिंदू संस्कृति, इस्लामी संस्कृति, अंग्रेजी संस्कृति इत्यादि। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं। मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराया है स्कूल में, तो जब मेरा बच्चा छोटा था, 1-1.5 साल का, तो मैं उसे यूपी में रखा था, तो उसको भोजपुरी आती थी, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे का बेसिक कल्चर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हमने देखा है ना, बच्चा इंग्लिश बोलने लगता है तो अनपढ़ माँ बाप को इग्नोर करना शुरू कर देता है।
तो ये माँ बाप का अपना रोल होता है कि बच्चे को उतना ही इंग्लिश पढ़ाओ जितने से आपकी इज्जत करे, भूल न जाए। जब उसको मैंने 3 साल का हुआ, पूरा भोजपुरी बोलता था, हिंदी आती नहीं थी उसको स्कूल में डाल दिया कॉन्वेंट, क्रिश्चियन वाला क्या होता है उसमें। अब वो मैडम बोलती है कि सर घर पे बच्चे के साथ ना इंग्लिश बोला करो। मैं बोला मैडम बोलेंगे तब जब आएगा। बोलता है सर आपका लड़का क्या बोलता है ये मेरे ही समझ में नहीं आता है। तो मैंने बोला क्या बोल दिया ऐसा कि आपको समझ नहीं आता है। तो सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी बात थी। मैंने बोला इरेजर निकालो, तो निकाला ही नहीं। तो फिर मैं उसके पास गई, उसके ड्राइंग बॉक्स से निकाली, मैंने पूछा ये क्या है, तो बोलता है मिटाउना। क्या बोला? ये है ना यूपी वाली भाषा में मिटाउना है। तब मैं समझ गया कि हाँ ये मैडम जो है वो सही बोल रही है कि बच्चे ने ऐसा बोला। तो मैं बोला क्या करूं? तो ध्यान रखना अब तक वो कौन सी संस्कृति है? भोजपुरी संस्कृति। अब मेरे को मैडम ने कैसे समझाया, सर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं लेकिन कुछ तो इंग्लिश का शब्द आता होगा, जैसे आम को क्या बोलते हैं? मैंने बोला मैडम मैंगो बोलते हैं। बोलते हैं इसको यही बोलो, मैंगो खिलाओ, मिल्क पिलाओ, मिल्क पिलाओ, वाटर दो। इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सीखना शुरू करेगा। तो इंडिया में सारी संस्कृतियां साथ में चल रही है कि नहीं? चल रही है ना। देखिए नेक्स्ट, सेंस ऑफ डिवाइन क्रिएशन। नंबर 4 नेक्स्ट पॉइंट, सेंस ऑफ डिवाइन क्रिएशन। अलौकिक उत्पत्ति को दर्शाता है। अलौकिक, डिवाइन का मतलब होता है ऊपर वाला, अलौकिक उत्पत्ति को दर्शाता है। क्रिएशन का मतलब होता है उत्पत्ति। बच्चे तो उसकी देन है, ऊपर वाले की है। बच्चे किसकी देन है? वही लिखा आपने कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये बच्चा कौन दे रहा है? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला दे रहा है तो वो पालेगा। तो हम लोग क्या बिलीव करते हैं ना, जो हो रहा है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा प्रोफेसर राज कृष्णा के बारे में, नहीं पढ़ा होगा? अब आप पढ़े होंगे। जीडीपी में हिंदू ग्रोथ रेट की बात करता है ना, क्या सभी लोगों ने पढ़ा है? हिंदू ग्रोथ रेट यानी कि हिंदू वृद्धि दर। ये जो शब्द है ना, यही हमने अभी यहाँ लिखा है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया था इंडिया की जीडीपी के लिए? कि हम ये मानते हैं कि विकास जो हो रहा है वो ऊपर वाले की वजह से। आप अपनी मर्जी से इसको आगे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये जो हिंदू होते हैं ना, ये बड़े आस्थावान होते हैं। आप सोचो अगर आप आस्थावान नहीं हो तो इस पूरे वर्ल्ड में सब जगह इन्फ्लेशन आता है ना, देश बर्बाद हो जाता है। हमारे यहाँ आता है तो हमको पता ही नहीं चलता कि आया भी है। 200 रुपये किलो प्याज हो जाता है, क्या होता है? आप लोग क्या बोलते हैं, खरीदना तो पड़ेगा ना, नहीं तो किसान क्या खाएगा? क्यों? आस्था। इसलिए आप देखो 2008-9 में अमेरिका में रिसेशन आया था, मंदी आया था, इंडिया की जीडीपी बढ़ी थी। कोरोना दुनिया में आया तो बिहार में कोरोना मैया की पूजा हो गई। कौन बिहार का हुई कि नहीं? बताओ क्यों? आस्था में इतना हमारा बिलीफ है। और मजेदार बात देखो, ठीक उसी के बाद कोरोना कंट्रोल भी हुआ तो अब हमारा बिलीफ हो गया कि नहीं? तो हर चीज में आस्था है। जैसे मेरा 4 बार इंटरव्यू पर नहीं हुआ तो अब मेरे दिमाग में क्या है, नसीब भी कुछ होता है। नसीब भी कुछ होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने खतरनाक प्राणी हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। अभी मेरा आप भी जस्ट यहाँ आ रहा था, आप लोग देखो एक्सीडेंट हो गया इधर, मैं ऐसे यूटर्न मारा, यहाँ एक ई रिक्शे वाला आ रहा था, वो देख वहां रहा था, चला यहाँ मेरे पैर पे चढ़ा दिया। बहुत ज्यादा चोट भी लगा है। अगर वो थोड़ा और तो टूट जाती हड्डी। भाई गाड़ी तो लोहे का होता है ना, मैं थोड़ी लोहे का। तो मैंने क्या सोचा, ये मेरी गलती है। और रिक्शे वाला सॉरी बोल रहा था, वो क्या सोच रहा था, मेरी गलती है। और जबकि गलती किसकी थी? रिक्शे वाले की, क्योंकि वो वहां देख रहा था। और गलती मेरी भी थी कि जब मैं देख रहा हूँ वो रिक्शा चल रहा है तो उसे आगे से यूटर्न मारने की क्या जरूरत है, यहाँ से भी तो मार सकता था मैं। तो मैं भी अपने आप को हीरो समझ रहा था कि रजनीकांत, इसके यहाँ आने से पहले मैं निकल लूंगा। अब रजनीकांत रजनीकांत है, तो हम लोग हर चीज में क्या जोड़ देते हैं, आस्था। फिर मैंने मैडम को फोन किया कि तेरे से बात करते ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्जेक्ट उस समय मैडम से मैं बात कर रहा था, तो बोलती मैं मनहूस हूँ, इसका मतलब। तो मैं बोला क्या बताऊं। तो ये क्या चीज थी बच्चों, आस्था, कि हम हर चीज में कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। लिखिए, भारतीय संस्कृति में जीवित एवं निर्जीव, जीवित एवं निर्जीव या जीव एवं निर्जीव लिख सकते हैं, लेकिन जीवित लिखना एवं निर्जीव। निर्जीव मतलब पहाड़, फूल, पत्ती, ये सब सभी आयामों को दैविक दृष्टिकोण से देखा गया। सभी आयामों को दैविक दृष्टिकोण से देखा गया। इन इंडियन कल्चर, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएशंस आर डिवाइन। नेक्स्ट, नंबर 5, एडजस्टमेंट, समायोजन। क्या ये भारतीय सभ्यता की मतलब संस्कृति की खास बात है ना? हम लोग एडजस्ट कर लिए कि नहीं? मुगल है उनको भी एडजस्ट कर लिए, ब्रिटिश है उनको भी किए, फ्रेंच है उनको भी किए, डच है उनको भी किए, डेन्स है उनको भी किए, सबको किया। ये हमारी खास बात है। देखो टॉलरेंस और एडजस्टमेंट दोनों सिनोनिम तब होते जब हम लोग एक नेगेटिव वर्ड की बात करते हैं। तो टॉलरेंस एक नेगेटिव सेंस की तरफ से और एडजस्टमेंट पॉजिटिव सेंस में। नेगेटिव, आप किसी को मार रहे हो तो भी वो सह रहा है, जो नेगेटिव हुआ ना। नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव में लेते हैं तो उसको कहते हैं टॉलरेंस। जैसे क्लास का हर बच्चा टीचर को टॉलरेट करता है, झेलता है। ईमानदारी से बताओ, वैसे तो आप लोग झेलते नहीं हो क्योंकि स्टूडेंट नहीं हो आप, लेकिन कॉलेज का बच्चा है ना, वो ऐसा सोचता है ना, यार ये क्लास कब खत्म होगा। जब मैं ड्यू में पढ़ाता था तो 40 मिनट का क्लास होता है,
35 मिनट में बच्चा भाग गया क्लास में, ऐसे घुसता था ना फिसलते हुए कि बस वो मेरी क्लास करने आ ही रहा है। आएगा बोलेगा सर लेट हो गया सर, अटेंडेंस के लिए आया था वो, खाली अटेंडेंस के लिए। ट्यू का कौन बनेगा? सबसे खतरनाक जानवर है, खाली अटेंडेंस के लिए ही आते हैं। सही बात है। पार्क में मेरे सामने बैठे रहते थे, एक को तो मैं देखा गुलछर्रा उड़ा रहा है, आया आके बोलता है सर लेट हो गया, मेट्रो में लेट हो गया। मैं बोला मेट्रो तो विवेकानंद की मूर्ति के नीचे खड़ी थी क्या? ट्यू है ना विवेकानंद की मूर्ति, वो जो सेंट्रल लाइब्रेरी में आर्ट फैकल्टी में। बोलते सर आपने देख लिया था क्या? मैं बोला नहीं मैं वहां से जा रहा था तो मेरी आंख उधर पड़ गई। राइट, तो हम क्या, बच्चा क्या कर रहा था? एडजस्टमेंट करता है। आपका शादी होता है तो आपकी वाइफ घर में क्या करती है? एडजस्टमेंट करती है, क्योंकि उसके हिसाब से वहां कुछ भी नहीं होता है। और फिर धीरे धीरे आप एडजस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह साफ 4 गाली देती है, या चाय बनाए खिला, या चप्पल दे देगी सिलाने के लिए। वो कौन सा है, एक भोजपुरी मूवी में है ना कि उसका पति को चप्पल दे देती है जाओ सिला के लाओ, तो खेसारी लाल उसका भाई होता है छोटा, तो वो देख लेता है, बोलता है भैया गोभी इधर ही गिर रही है। गोभी गिरी रख लो उसी में। फिर तो क्या है, फिर आप एडजस्ट करते हैं। तो ये भारत की खास बात है, हम कहीं एडजस्ट करते हैं फिर कहीं एडजस्ट करते हैं। जैसे बस में ट्रैवल करते हो आप, ये सब जनरल चीजें हैं। जैसे उस बंदे ने बोला था ना सर आप लोग को तो सब मालूम है, ऐसा कुछ मालूम नहीं होता। बस में जाते हैं आप, जैसे हम लड़की को देखते हैं उठ जाते हैं कि नहीं, ये हमारी संस्कृति है, हम एडजस्ट करते हैं कि हम दिक्कत झेल लेंगे, लेकिन एक महिला उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही बात है ये बहुत। आप लोगों ने बस में कोई सीट छोड़ी है? सबके ऊपर तो आरक्षण लिखा हुआ है, रेयर होता है, मतलब बच्चा पीछे लटक के जाए। आप ही जैसे लोगों की वजह से ना सब बर्बाद है देश। लड़का कितना एडजस्ट करता है कि नहीं करता है? लड़की लोग की सीट पे चले जाओ तो भाई साहब अपना अधिकार बताने लगते हैं, आर्टिकल 49 21। हाँ, और लड़का बैठा है ऊपर पीछे कोने में ऐसे करके, वहां भी जाके भैया थोड़ा सा बैठ जाओ, अगर लड़की अच्छी है बैठो बैठो। तो क्या कर रहा है वो, फोटो देखो, क्या लड़की ऐसे एडजस्टमेंट करती है? एक और उदाहरण देता हूँ, यू विल फील कि लड़कियों को इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। मैं मेट्रो में जा रहा था, मेरे बगल में लेडी सीट पे एक हैंडीकैप बैठा हुआ था। राजीव चौक और पटेल चौक एक ही स्टेशन है, राजीव के बाद पटेल चौक ही आता है, एक ही स्टेशन है। वो लड़की राजीव चौक में चढ़ी, उसको उठा दी उसने, उस हैंडीकैप को। बेचारा शर्मा के वो नहीं बैठा, पूरे के पूरे रो वाले सब खड़े हो गए थे कि सर आप इधर बैठो। बेचारा इतना शर्मिंदा हुआ, और लड़की वो ठीपी लगाई कान में, गाना सुन रही थी। और पटेल चौक में जब उतरी ना तो पूरे कंपार्टमेंट में जितने लोग थे ना, सबको इतना गुस्सा आया ना कि अगर लड़की नहीं होती तो उसको मार डालता लोग। यानी इमेजिन कि अपने अधिकारों का इस लेवल पे आप उपयोग करते हैं कि आपको ये नहीं पता, ये मेरे सामने की बात है कि आप एक हैंडीकैप्ड को भी नहीं समझ रहे, तो सिर्फ एक स्टेशन की बात है। नहीं बेटा वो रूल है, नहीं भेदभाव नहीं किया जा रहा, वो रूल है ये, इसको हम बोलेंगे विमेन एम्पावरमेंट। सुनिए बात मत करिए। अभी इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि बस में, दिल्ली में बस में महिलाओं का किराया फ्री है, तो क्या ये एडजस्टमेंट है? तो ये एडजस्टमेंट नहीं है। महिला सशक्तिकरण विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी उठाया गया एक नियम और कदम और कानून है, ये जरूरी भी था, जिसके चलते आज महिलाएं जो है ना वो घर से बाहर निकलना शुरू की। तो ये हम इसमें नहीं रखेंगे। आप इसको कहोगे कि पुरुष एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं, कुछ चीजें नियम होने चाहिए, ये रूल है। और ये किसने बनाया? समाज ने बनाया या सरकार ने बनाया? सरकार ने। राइट, तो ये संस्कृति का हिस्सा, ये नियम है, इसको कैसे सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट, एक एडजस्टमेंट में लिखा था कुछ आपने, लिखिए भारतीय संस्कृति ने समय के साथ समायोजन के जरिए अपनी संस्कृति में निरंतर बदलाव किया। नेक्स्ट, इंडियन कल्चर हैज डेवलप्ड रिमार्केबल एबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अभी हेडिंग डालिए, व्हाट इज सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या है? देखिए सिविलाइजेशन मींस व्हाट वी हैव, अंडरलाइन कर लेंगे, व्हाट वी हैव। सभ्यता से आशय है हमारे पास क्या है, अंडरलाइन कर लेंगे, हमारे पास क्या है। सेकंड पॉइंट, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडियाज। इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडियाज, यह विचारों की अभिव्यक्ति होती है। यह विचारों की मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति होती है, मतलब समझे? आप क्या सोचते हैं ये कैसे पता चलता है? जैसे व्यक्त करते हैं तो सभ्यता में आ जाती है। राइट, देखते हैं कि इसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, तभी ये क्या है, असभ्य है। असभ्य मतलब किसी चीज को करने का तरीका उसका गलत है, किसी चीज को करने का तरीका क्या है उसका गलत है। जैसे घर बना रहे हो, छत आपने जमीन में लगा दिया, जो आता है ना वो सीमेंट शीट्स वो आप जमीन पे लगा दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या असभ्य है। आप पैर से खाना खा रहे हैं, पैर से आप किताब छू रहे हैं, पैर से पेंसिल उठा रहे हैं, तो क्या है, सभ्यता है, मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति, हम किसी चीज को कर रहे हैं। तो अगर आपने जैसे हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा के कल्चर में क्या होता है, बच्चों का रफ एंड टफ जीवन होता है। दरवाजे पे रो रहा है, वेस्टर्न यूपी में भी ऐसे कल्चर है, बच्चा दरवाजे पे रो रहा है, कोई एंट्री आया तो लात से मारे, पता होता है। तो बच्चा क्या है, धीरे धीरे सीख जाता है कि भैया वहां जाने प्लान पड़ता है, मैनिफेस्टेशन है ना, गया प्लान। और जैसे यूपी में कुछ जगहों पे अलग अलग नियम है कि मामा जो है वो अपने भांजों को मारता नहीं है, ऐसा नियम है ना। तो ये अभिव्यक्ति है, वो कैसे पता चलता है? जब हम नानी के घर जाते हैं, कुछ भी उदंड करते हैं, तोड़ देते हैं, पेड़ तोड़ देते हैं, भैंस खोल देते हैं, है ना, तो हमें कोई मारता है क्या? नहीं, इसी से पता चलता है अभिव्यक्ति यानी कि जो हम लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कल्चर इज विजिबल, सॉरी सिविलाइजेशन इज विजिबल, सभ्यता दृश्य होती है।
सिविलाइजेशन, सभ्यता की विशेषताएं। पहला है सिटीज, शहर। सिटीज, शहर बताने का जरूरत है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? शहर था। मोहनजोदाड़ो क्या था? शहर था। लिखिए, इन सिटीज एवरी पर्सन हैज स्पेसिफिक स्पेस। शहरों में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्थान होता है। सही बात है। आप लोग कहते हो ना, जैसे मैं पूछता हूं अभी, आप कहां रहती हो? रूम नंबर क्या है? 1242। 1242 से पता चल गया ना कि ये बच्चा कहां मिलेगा। अब किसी कुत्ते पूछो कहां रहता है, वो बोले 1242 बोलेगा, 1240 बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। तो हमारा एक स्पेस, हमको पता है कि यही मिलेगा। समझ गए बात क्या कहना? शहरों में हर व्यक्ति को पता होता है कौन कहां मिलेगा, लेकिन यदि हम असभ्य होते तो हमें पता चलता कहां मिलेंगे। जैसे जो घुमक्कड़ प्रजाति है, वैगाबॉन्ड्स, क्या आप बता सकते हो कि वो कहां पाए जाएंगे? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्या आपको पता है कि जंगल में कहां? जंगल में भी 1242 है क्या? नहीं पता चलता। दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, संगठित सरकार। संगठित सरकार। देखिए फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग। सरकार का निर्वाचन के जरिए चयन होता है। निर्वाचन के जरिए चयन होता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार का दायित्व होता है। सही बात है। राहुल यार, कोई एसी चालू कर दो, सबको हो रहा है। आप लोगों को गर्मी हो रही है? मुझे हो रही है, हो रही है ना। एक कोई भी चल रहा है बेटा। हाँ देखो, हाँ बिल्कुल आएंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया, नहीं वहां से स्टार्ट होगा बेटा, वहां से होगा। बोलो बोलो बताओ, बोलो बोलो। हाँ तो फिर चालू करो, तो वहां से ऑन है तो। नहीं है ना, वो देखो वो चालू हो गया शायद। नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट, उस बच्चे क्या नाम है आपका? लिखो, सभी सरकार आचरणों को नियंत्रित करने हेतु नियम एवं कानून बनाते हैं। ऑल गवर्नमेंट्स मेक लॉ टू कंट्रोल बिहेवियर। आचरणों को नियंत्रित करने हेतु नियम एवं कानून बनाते हैं। अब देखो बोर्ड पे देखो, क्या ये नियम एवं कानून है? बोलिए, क्या ये नियम एवं कानून है? क्या इससे आपका आचरण नियंत्रित हो रहा है? कौन सा आचरण? अमीरों से लेके गरीबों में बांटने का आचरण, विकास का आचरण। राइट, हमने एक लड़के को, निर्भया के केस वाले लड़के को फांसी की सजा दी, क्या ये भी आचरण है? हाँ ये आचरण है। लोग उसके आचरण को देख रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो नियम और कानून आपको क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, जॉब स्पेशलाइजेशन, दूसरा है, तीसरा पॉइंट है। हाँ, काम की विशेषता या कार्य की विशेषता, जॉब स्पेशलाइजेशन। कार्य की, क्या ये बात सही है कि सभ्यता में कार्य की विशेषता होती है? तभी 10-15 मिनट में आपका माइंड काम करने लगेगा। मेरा खुद ही नहीं कर रहा था। सही है। अब देखो, अभी हम लोग दो टाइप काम करते हैं। ये क्या लिखते हैं बच्चों, बोलो। आप मुझे बताओ, ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ आएगा? वेरी गुड। हाँ, अर्बन एरियाज में, क्योंकि यहाँ विशेष हर व्यक्ति का अपना काम निर्धारित है। लेकिन गांव में आप देखोगे तो मशीन की तरह काम होता है, मतलब समझे, सबका सेम है। सुबह उठेंगे, बोतल भरेंगे, चले जाएंगे। रास्ते में जाते जाते तो अमरूद का कोई तोड़ लेगा डंडी, कोई नीम का तोड़ लेगा, कोई बांस की तोड़ लेगा। बोतल रख के वहां 1 घंटा बैठ के पूरा पॉलिटिक्स होगा। वहां पे मोदी जी को हराया और जिताया जाएगा। होता है ना, बाग में बैठ जाते हैं, बोतल साइड में सब लोग अपना बोतल रख के बैठ जाते हैं। फिर आते वक्त गांव में किसी के घर पे बैठ जाएंगे, वहां रात हो जाती है, वहीं खाना भी मिल जाता है, क्योंकि गांव के लोग एक दूसरे को अलग नहीं मानते। होता है ऐसा, डेली रूटीन है। फिर रात हो जाएगा, सो जाओगे, सवेरे उठोगे, बोतल उठाओगे, मोदी को जिताओगे या हराओगे, फिर राजनीति होगी। 3 से 4 बजे आप आओगे घर पे, भैंस ले जाओगे, भैंस चलाओगे। तो मशीनों की तरह काम होता है डेली। सब कुछ सेट है, क्या होना है। इसीलिए देखना, गांव वाले को ना कभी अमीरी और गरीबी का एहसास नहीं होता, क्योंकि सेट सिस्टम है। लेकिन शहर में होता है, हर आदमी अपना अपना रोल निभाता है। कोई झाड़ू मारने वाला है, कोई कंप्यूटर चलाने वाला है, कोई ऑटो चलाने वाला है, कोई मशीन चलाने वाला है, कोई एरोप्लेन चलाने वाला है। तो उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया, इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, ड्राइवर है, स्वीपर है, दिया गया है। देखिए शहरों में व्यक्ति अपने कार्य में पारंगत होता है। इन सिटीज इंडिविजुअल, व्यक्ति अपने कार्य में पारंगत होता है, पारंगत मतलब निपुण होता है। इन सिटीज इंडिविजुअल हैव स्पेशलाइजेशन इन देयर जॉब। गांव का कौन कौन है और शहर वाले कहां के? शहर मतलब कौन सा शहर? अरे कौन सा शहर के रहने वाले हो आप? दिल्ली से? दिल्ली वाले हो आप? अच्छा, दिल्ली शहर है कि गांव? बोलो पक्का, वहां का संभाग बता
107 गांव है आपके यहाँ दिल्ली में, ऐसा शहर है शहर में गांव घुस गया है ना? या आप तो बच्चे हो, जानते हो किसकी इज्जत धज्जी उड़ी थी? शीला दीक्षित की लाइव धज्जी उड़ी थी। उन्होंने भी आप ही की तरह उड़न खटोले बैठी हुई थी। उनको पूछा गया कि दिल्ली के गांवों का क्या हाल है, तो हंसते हुए बोल रही थी वो रिपोर्टर को, दिल्ली शहर है गांव नहीं है। उसने गांव की लिस्ट दिखा दिया इसे, शहर है। ये सच्चाई है, वोट दे लीजिए आप। ये जो गोपालपुर है ना, यही गांव है। इधर ये थूकोगे तो गांव में गिरेगा, मुखर्जी नगर से थूकोगे तो गांव में गिरेगा। शहर में रहती है, कैलिफोर्निया है। अरे दिल पे मत लो, आपकी बात सही है। भारत में जो शहरों की कैटेगरी है वो जनसंख्या के आधार पे, उस आधार पे। बट सच्चाई ये है कि अभी भी दिल्ली में ना ग्रामीण पृष्ठभूमि है। आप बुराड़ी साइड में चले जाओगे ना, वहां पे इतने बड़े बड़े खेत हैं लोगों के पास, त्यागी लोग जो है, पूरा का पूरा खेत है वहां पे, वो भी दिल्ली में ही आता है। नजफगढ़ की तरफ है, पीने को पानी नहीं है नजफगढ़ में। तो ये जो शहर होते हैं ना, यहाँ पे ना ध्यान से सुनना, जो विभाजन होता है ना वो वर्ग के हिसाब से होता है, और जबकि गांव में जाति के हिसाब से होता है। तो वर्ग हमेशा किस चीज को इशारा करता है? आर्थिक, इकोनॉमिक्स की ओर। तो यहाँ ऐसे होगा, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। और गांव में आप देखना, जनरल, ठाकुर साहब, पंडित जी, एससी, और ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा, कोई भी एक दूसरे के यहाँ मिक्स नहीं होगा। हाँ, ये कैटेगरी मिक्स पाई जा सकती है, लेकिन ये कैटेगरी कभी मिक्स आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे विभाजन वर्ग के हिसाब से है, जाति के हिसाब से, और शहरों में वर्ग। लिखिए नेक्स्ट नंबर 3, क्लास डेफिनेशन, वर्ग विभाजन, सॉरी क्लास डिवीजन, वर्ग विभाजन। सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक अचीवमेंट। समाज का विभाजन आर्थिक उपलब्धियों पर आधारित होता है। नेक्स्ट, राइटिंग, लेखन। पॉलिटी किसका हो गया है? सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या कहा जाता है? हाई कोर्ट को क्या कहा जाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? वहां पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं ना, उनका संग्रहण बनाया जाता है, संग्रहालय होता है। तो जब हम लोग केस लड़ते हैं तो हम लोग ये कहते हैं उस केस में ऐसा हुआ था और ये केस उसी तरीके का है, उस केस में बरी हुआ था तो इसमें भी बरी होना चाहिए। तो ये तब बोल पाएंगे ना जब रिकॉर्ड होगा। और रिकॉर्ड कब होगा? जब लेखन शैली होगी। अदरवाइज पॉसिबल है क्या? बोलो। आप देखो, आपके बाबा, अभी बहुत ही अल्टीमेट एग्जांपल है ये। आपके बाबा जो थे वो दिले इतने बड़े थे कि पूछो मत। सबके बाबा होगा यहाँ पे, अभी मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ, आप सब अपने बाबा को गाली दोगे तुरंत। आपके बाबा अपने दोस्त को जमीन ऐसे ही दे देते थे, ले गया वो तेरा हो गया। घी के चक्कर में जमीन दे दिया, गाय के चक्कर में दे दिया, कोई गरीब है तो उसको ऐसे ही दे दिया, होता था ना। लेकिन पहले के लोगों की जबान ये रिकॉर्ड होती थी, क्यों? वो लोग ईमानदार होते थे। आज तो लिखने के बाद भी आप लोग पलट जाते हो। एग्रीमेंट होता है ना, हाँ कबूल है कबूल है कबूल है, उसके बाद भी तलाक है तलाक है तलाक है। लिखने के बाद रिटर्न एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में लिखा है कि आप बिजली का बिल देंगे, उसके बाद भी नहीं देते आप। तो रिकॉर्ड तब मेंटेन होगा जब लेखन शैली होगी। लिखिए, राइटिंग इज डेवलप्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। लेखन शैली का विकास किया गया ताकि दस्तावेजों का संग्रहण किया जा सके। क्या? हाँ बिल्कुल। अब अगला पॉइंट को एक्सेट्रा इत्यादि। यहां से क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, राइट? लेकिन पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखिए किस टाइप का आएगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर दर्शाए। 150। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, whether civilization is continuously progressive, explain। क्या सभ्यता निरंतर विकास कर रही है? व्याख्या करें। 150 कर सकते हैं हम। कैसे? सिंधु घाटी से स्टार्ट करना है आपको और 25-25 माले वाली बिल्डिंगों तक आ जाना है। विकास कर रही है ना, भंडारण, ट्रेन, कम्युनिकेशन, सब सभ्यता है ना। मोबाइल फोन, पहले क्या था? जा कबूतर जा, कबूतर को बोल देते थे, मान लो कोई और पकड़ लिया तो उसको लगता था कि मेरा ही कबूतर है, होता था ऐसा। आप देखो बचपन में आप लड़की के छोटे भाई को 20 रुपए दे देते थे, जा दीदी को दे के आए चिट्ठी, और रास्ते में बाप मिल जाता था, फिर आपका कुटाई होता था। आज क्या है? व्हाट्सएप नंबर मिल गया, कैसे मिलता है? लड़की का नोटबुक लड़का ले लेता है, फिर वो देता नहीं है, वो बता रही है सॉरी भूल गया यार, मैं कल पकड़ लाऊंगा, वो कल भी नहीं लाता है। वो परेशान हो जाती है लड़की, बोलती है आप मेरा एक काम करो, ये मेरा नंबर है, मैं इस पे मैसेज कर दूंगी, बस वही तो उसको चाहिए था। अब वहां से संस्कृति और सभ्यता विकसित होगी, होता है ऐसा। इसलिए लड़कियों ध्यान रखे, कोई नोटबुक मांगे तो फोटो खींच दो, बोले फोटो खींच ले, जाकर प्रिंट आउट निकलवा ले। नोटबुक नहीं देने का, नहीं तो संस्कृति बदल जाएगी। बदलती है, बोलो किसके कारण? सभ्यता के कारण। अब मैं आपको एक बात बताओगे, क्या संस्कृति को हम मान सकते हैं, यानी कि आभासी हो सकती है क्या संस्कृति? मतलब इंग्लिश में कल्चर कैन बी अज्यूम्ड। नहीं, ऐसे कैसे मान लोगे?
क्योंकि जब तक वो नहीं आएगी संस्कृति ही नहीं कहलाएगी। इसलिए कल्चर को कभी हम मान नहीं सकते, हम मान के नहीं चलेंगे कि ऐसा होता था तभी वो संस्कृति बनी है, अदरवाइज वो संस्कृति नहीं बन सकती। चलो नेक्स्ट चैप्टर लिखिए। आश्रम, वो वाला आश्रम नहीं, बॉबी देओल वाला नहीं, आश्रम। कौन कौन जानता है आश्रम क्या होता है? बताइए। कितने आश्रम होते हैं? 4। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और एक कौन सा था? गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। इसका मतलब क्या? आश्रम का मतलब क्या है? एक वन कौन बोलना चाहता है? आप बोलो। ब्रह्मचर्य, हाँ 25 से 50, हाँ जीवन का अलग अलग पड़ाव है। बोलिए सैमसंग। वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ चौथा। नहीं 25-25 का ही होता है सब, 25, 50, 75, 100। देखिए आश्रम का मतलब होता है एक रुकने का स्थान, एक ठहरने का स्थान। तो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में ना 4 जगहों पर रुकता है और जहां वो रुकता है वहां पर वो उससे संबंधित काम करता है। तो आश्रम का मतलब क्या हो गया? ठहरने का, रुकने का स्थान, होल्डिंग प्लेस क्या बोलते हैं इसको। तो हर होल्डिंग प्लेस यानी कि हर स्टेशन पे गाड़ी के रुकने का एक निश्चित समय है और उस स्टेशन पर क्या मिलेगा वो उसी समय ही डिसाइड होता है, क्योंकि अगले स्टेशन पे अगली सामान अगली चीज मिलेगी, फिर अगले स्टेशन पे अगला मिलेगा और इंसान को इन चारों स्टेशन को पार करना होता है। तभी हम कहते हैं कि उसने अपने सफल जीवन को जिया है, तभी हम कहते हैं सफल जीवन को जिया है। जैसे मुस्लिम जो समाज है वो इन चारों स्टेजेस को बखूबी निभाता है क्योंकि उनमें ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हिंदू समाज में कहीं ना कहीं कुछ समाज में या कुछ हम ये कह सकते हैं कि धर्मों में कुछ स्टेजेस को स्किप किया गया है। जैसे अगर हम योगी जी का और योगी जी का लेते, मोदी जी को तो हटा दो, मोदी जी तो सब जगह फिट हो जाते हैं, वो 2 AB स्क्वायर है, लेकिन योगी जी ब्रह्मचर्य वाले आश्रम में ही 50 साल निकाल दिए। सलमान खान को ले लो, ब्रह्मचर्य जीवन जी रहा है, तो मुस्लिमों में वो अपवाद है नहीं? बोलो है ना, क्योंकि उस धर्म में अविवाहित रहना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी हो सकता है बाद में कर ले शादी, जैसे राहुल गांधी क्या है ब्रह्मचर्य चल रहा है, उनका 55 साल हो गए, गृहस्थ आश्रम का पता ही नहीं है। नहीं तो ये जो ब्रह्मचर्य वाला आश्रम होता है उसमें हम क्या सीखते हैं, गृहस्थ में हम क्या सीखते हैं और वानप्रस्थ में हम क्या सीखते हैं, और हम लोग इसको पढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको पढ़ने से IAS और PCS में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो याद करो हमने फर्स्ट डे जब इसको स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, तो मैंने बताया था कि 2011 के पहले इंडियन सोसाइटी नाम का टॉपिक नहीं हुआ करता था, 2011 के बाद आया। 2011 के पहले एथिक्स नाम का टॉपिक अब आया, कारण कहीं ना कहीं 2000 के बाद समाज में बहुत तेजी से तकनीकी बदलाव आया, कंप्यूटराइजेशन वगैरह बढ़ा आफ्टर 2000 और उसकी वजह से हमारी संस्कृति में भी बदलाव आया या नहीं, और संस्कृति में बदलाव आने से हमारे स्टेजेस खत्म हो गए। ये जो आश्रम बनाए गए थे 25-25 साल के पहले के लोग जीते थे 100-100 साल। आज आप लोगों का बॉडी क्या है, मोमो बन गया है, ऐसे दबा तो पिलपिला टाइप का कल मर जाओगे आप। स्टूडेंट लाइफ में इधर 70% स्टूडेंट जॉन्डिस का शिकार हो जाता है गर्मी में, पीलिया। कारण क्या है? कारण जो हमने सभ्यता विकसित की है, सब्जी का बनाने का संस्कृति है, और जो सब्जियां आप खाते हैं, जो दाल खाते हैं उसमें कितना नमक मिर्च मसाला होता है। देखा हमने टिफिन खाने वाले बच्चे ज्यादातर जॉन्डिस हो जाता है, गर्मी आ रहा है बहुत बच्चे बीमार पड़ेंगे, आधे घंटे में टिफिन में सब्जी खराब हो जाती है, हो जाती है। तो पहले जो आश्रम हुआ करते थे उसको लोग फॉलो करते थे और समाज ऐसे चलता था। आज समाज पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चल रहा है, इसीलिए इसको लाया गया कि यदि आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आप समाज को ना बनाए रखिए, समाज को टूटने मत दीजिए। क्या आप ये चाहते हैं कि अमेरिका की तरह आप भी, लड़कियों के बारे में बता रहा हूँ, आप भी इतना अधिकार के प्रति जागरूक हो जाए कि आप अपने पिताजी को जेल भेज दें? एग्जाम्पल लिया था ना आपने, क्या ऐसा समाज चाहते हैं हम? लेकिन अगर आपको सोसाइटी नहीं पढ़ाया जाता, ये कल्चर नहीं पढ़ाया जाता, तो आप इस समाज में जीने लगे थे ना। आज आप सोचिए कि क्या एक स्टूडेंट इस मोबाइल की वजह से भटका है कि नहीं भटका? 2011 के पहले तो नहीं भटका था। सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट होता है जिसका नाम होता है सीनियर एडवोकेट, नाम सुना होगा? सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या होता है? ये उपाधि है, ये उसी को मिलता है जो बहुत ही अच्छा वकील होता है और बहुत टाइम के बाद मिलता है। ये कोई बूढ़ा वकील नहीं होता है, ये उपाधि है, ध्यान रखना है क्या है, उपाधि है। तो इसको सीनियर एडवोकेट की उपाधि क्यों दी जानते हो? क्योंकि ये व्यक्ति वो था जिसको कानून के सारे ज्ञान लगभग थे। आज सीनियर एडवोकेट की वैल्यू 0 हो गई है, क्यों पता है? 1 मिनट के अंदर आपको सर्च करके बता देता है आपको क्या चाहिए। तो पहले ये नहीं था, तो लोग सर्च करने के लिए किसकी मदद लेते थे? सीनियर एडवोकेट। लेकिन आज कंप्यूटर के जमाने में इनका रिलेवेंस क्या हो गया है? 0 हो गया है। तो ये जो समय के साथ बदला है ना, ये बदलाव कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति को खराब कर दे, इसलिए ये सबको वापस लाया गया। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे आश्रम, और हर आश्रम में क्या क्या होता है और कैसे होगा वो सब हम देखेंगे। प्लस आश्रम के साथ साथ हम लोग वो भी पढ़ेंगे क्या वो धर्म मोक्ष अर्थ और काम क्या है, ये पुरुषार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ। तो ये जो 4 है ना, धर्म कर्तव्य अर्थ मोक्ष, ये सब ये चारों इन्हीं आश्रमों में मिलते हैं कि आप किस समय तक किसमें हैं तो किसमें जाएंगे। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब धर्म के अनुसार आप शादी करेंगे, शादी करना आपका कर्तव्य है। आप बच्चा पैदा करेंगे, ये भी आपका कर्तव्य है ताकि आपका जो जनरेशन है वो चलता रहे। प्लस आप व्यापार करेंगे ताकि आप अपने फ्यूचर जनरेशन को सुरक्षित कर सकें। ये सब पढ़ने के लिए हमें इस आश्रम से गुजरना पड़ेगा।
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो धर्म है। तो धर्म कब पूरा होगा? क्या बिना शादी के भी धर्म पूरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन इन चारों पुरुषार्थों में काम भी एक इंपॉर्टेंट है ना, काम का मतलब है सेक्सुअल रिलेशन, लेकिन उसको इन चारों में सबसे निचला स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? इसके बिना ना धर्म पूरा होगा। क्या इसके बिना धर्म पूरा होगा? नहीं हो सकता ना। अगर आपकी पत्नी नहीं है तो क्या आप विदाउट सेक्सुअल रिलेशन के अपने जो जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं? लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि आपके बहुत सारे बच्चे हो। उसका ये मीनिंग है कि ये एक स्टेज है, जिस स्टेज पे आपको ये करना है और उतना ही बच्चा पैदा करना है जितने के लिए आपके पास संपत्ति है। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बच्चों को ही संपत्ति समझते हैं। एक बच्चा 10,000, 10 बच्चा 1 लाख, 20 बच्चा 2 लाख, 100 बच्चा मतलब दुर्योधन की मां तो भाई साहब करोड़पति थी। 100 बच्चा था तो 100 मतलब 100 और उसके ऊपर 10,000 यानी कि 4 जीरो, तो कितना हो गया? 3 बाप रे बाप 10 लाख रुपया महीना। तो हम लोग अगर सोचो 100 बच्चा पैदा कर ले तो हम लोग हर महीने कितना कमाएंगे? 10 लाख। लेकिन क्या आपको इससे मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपया कमाने वाला आदमी बचेगा क्या? बचेगा? ये सब बच्चा लोग जो है किसी का नाक से वही पी पी के पूरी जिंदगी गुजार रहा हो, खाना कहां से खाएगा? खा पाएगा बताओ? स्कूल में आपने किया होगा ना? नहीं किया? ऐसा पूछने के बाद किया कि नहीं किया? नहीं किया। देखना लड़का लोग में कुछ लोग बोल देगा हाँ किया, लेकिन कोई लड़की नहीं बोलेगा हमने किया। सब यही गधा है क्या लोग? आप लोग कभी जमीन पे से गिरा हुआ सामान उठा के खाए? नहीं। लड़का लोग मुंह से निकाल निकाल के खाया है। चॉकलेट नहीं काट के खाया है। ये सब हमने कहाँ सीखा? कौन से आश्रम में? ब्रह्मचर्य में। हम एक दूसरे का आदर करना कहाँ सीखते हैं? ब्रह्मचर्य में। कहाँ सीखते हैं? पैसा कमाना कहाँ सीखते हैं? गृहस्थ में। तो वानप्रस्थ में क्या होता है? जंगल चले जाते हैं? नहीं, हम समाज में जो हमने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में सीखा है उसको सिखाते हैं समाज में। एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। एक शादी हो रहा था, आप जैसे उसमें युवा लोग थे, तो युवाओं ने कहा कि बूढ़ों की वजह से ना हम लोग मजा नहीं कर पाते शादी में। सुना होगा आप लोगों में से कुछ लोग। तो एक युवा ने कहा कि हम शादी आपकी लड़की से तभी करेंगे जब केवल युवा लोग ही आएंगे। तो लड़की का बाप भी शर्त रखता है कि केवल युवा ही आएगा फिर, और अगर कोई बूढ़ा आया तो सबको जान से मार दिया जाएगा। दूसरा शर्त है कि आप जब शादी में आएंगे तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और यदि प्रश्न का उत्तर गलत हुआ तो भी आपकी जान जाएगी। तो युवाओं के अंदर ना जोश होता है। उन्होंने क्या सोचा मालूम है? क्या पूछेगा बे? डन कर लिया। क्या कर लिया बच्ची? शादी डन किया। शादी किया नहीं, डन हुआ है ना? सारे युवा पहुंच गए। तो लड़की के बाप ने कहा कि शर्त के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर देने पर विवाह हो जाएगा, आप लड़की ले जा सकते हैं। तो पता है आप लोगों को स्टोरी क्यों सुना रहा हूं? वानप्रस्थ की खासियत। युवाओं के अंदर है ना जोश ज्यादा होता है और होश कम होता है। जोश ज्यादा और होश कम। वो लोग क्या बोले? हाँ पूछ यार, फटाफट पूछ। उसने एक घड़ा लाया और एक कद्दू लाया और बोला कि इस कद्दू को बिना काटे इस घड़े में डालो। गूगल का जमाना नहीं था, फोन का हालत हो गया खराब, बंदूक लोड हो गई क्योंकि मरना था सबको। तो एक लड़का बोला, तो उन लोगों ने एक समझदारी की थी कि एक बूढ़े को ना एक बड़े संदूक में बंद करके लेकर आए थे। तो गया ऐसा होगा बाबा, अब एक प्रश्न पूछूंगा, देखना आप भी उत्तर नहीं दे पाओगे, मैं तो भाग आया हूं, बाकी सब साले मरेंगे उधर। तो बोला बताओ क्या बात है? बोले बाबा घड़े में कद्दू डालना है। डाल लो क्या? बोले बस इतना सा बात है, जाओ और उनको बोलो कि हमको थोड़ी सी आग भी दे दो, आग, और घड़े के नीचे आग लगा देना, उसमें कद्दू रख देना, गल के अपने आप उसमें चला जाएगा। बोले क्या बाबा, क्या आइडिया बताया। वो जाके बोलता है आग लाओ। तो वो प्रश्न पूरा हो गया। फिर दूसरा प्रश्न आया, हर बच्चे को एक एक बकरा दे दिया गया पूरा जिंदा, और बोला है हर आदमी को एक एक बकरा पूरा खाना है, अगर बचा तो मृत्यु। अब वो लड़का फिर गया, बोलता बाबा तब तो आप बता दिए थे, आप बताओ एक बकरा एक एक आदमी को खाना है, खा लेगा एक एक आदमी बकरा? बोलता इतनी सी बात है, आग मंगाओ और बकरे को तब तक जलाओ जब तक तुम्हारे खाने भर नहीं बच जाता। राइट? तो वो गया, बोला आग लाओ। तो उसके लड़की के बाप को शक हुआ, उसने बोला कि मैं आप लोगों को नहीं मारूंगा, ईमानदारी से बता दो कि क्या ये आपको जानकारी थी या कोई और है आपके साथ। तब उस लड़के ने कहा सर हमारे साथ एक बाबा है, हमारे साथ एक बाबा है। इस पूरे कहानी के अंदर बिना वानप्रस्थ के यानी कि बिना एक्सपीरियंस के कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए हमारे पूर्वजों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इस क्लास के हर बच्चे को मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ। इस क्लास का 98% बच्चा टीचर की बातों को इग्नोर कर देता है। पहला क्वेश्चन, पहला उत्तर ये देता है खुद का इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, हम लोग को डायलॉग मार रहा है, ये होता है आपका उत्तर है। दूसरा उत्तर आपका होता है हमें छोड़ना यार, अभी और टाइम है। जैसे मेरे पास 2 बच्चा है, वो बहुत ही सीरियस है, तभी आए बोले सर मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैंने बताया ना कितने परसेंट, 2 ही बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2। तो जो सीरियस है वो टीचर की बातों को समझेगा, और जो सीरियस नहीं हो क्या सोचेगा, अभी भी यहाँ बैठ के भी यही सोच रहा होगा साले को पढ़ाना चाहिए, कहानी सुना रहा है। ये भी सोचते हैं बच्चे, जैसे ऑनलाइन वाले बच्चे ये सोच रहे होंगे कहानी से क्या मतलब है। इस कहानी का यही मर्म है कि जब तक आप तीनों आश्रम को कवर नहीं करोगे ना, तो चौथे आश्रम का ज्ञान आपको, पहले को नहीं जियोगे तो दूसरे का ज्ञान, दूसरे को नहीं जियोगे तो तीसरे का ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए इसको हमें पढ़ना पड़ता है, इस हिसाब से हमारे सिस्टम को चलाया जाता है। आज अब अगर हम रामायण की बात करें तो राजा राम थे या कोई भी थे जो राजा थे, क्या उनको पढ़ने की जरूरत थी क्या? लेकिन वो सभी आश्रमों से गुजरे थे कि नहीं? अर्जुन को, दुर्योधन को, सभी को पढ़ने के लिए भेजा गया था, है ना? वो युद्ध कला सीखते थे, समाज में जीने की कला सीखते थे, अपने गुरु के लिए भीख मांग के लाते थे। राइट? जंगल से लकड़ियां तोड़ना, कौन सी लकड़ी तोड़ना है कौन सी नहीं, कहां से चुनना है, कहां पे घर बनाना है, कैसे जीना है, वो सब उनको सिखाया जाता है। कौन से उसमें? ब्रह्मचर्य में। तब उसको बोला जाता है कि अब आप पढ़ लिख चुके हो, तो अब जब आप शादी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कर्तव्य क्या है। ये कर्तव्य कैसे पता चलता है? ब्रह्मचर्य से। अब मैं
मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बच्चा बोलना किस स्टेज पे सीखता है? तो वो ब्रह्मचर्य में आएगा या गृहस्थ में? कपड़ा पहनना, चलना, उठना बैठना, तो इसका मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम कहाँ से शुरू हो जाता है? घर से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? घर से। और खत्म कहाँ होता है? स्कूल तक हो जाता है। स्कूल में कौन सी शिक्षा मिलती है आपको? बताओ। वास्तविक शिक्षा, जो आपको समाज में जीने के बारे में बताया जाता है। और सामाजिक शिक्षा आपको कहाँ से मिलती है? घर से मिलती है। सामाजिक शिक्षा कहाँ से मिलती है? घर से। जैसे आजकल आप देखना, तो अभी दो बच्चे आए थे, उसमें एक बच्चे ने मेरा पैर छुआ, तो लिटरली उसने पैर छुआ था। आजकल घुटना छूते हैं लोग। उसने लिटरली पैर छुआ था, बोलते ना पैर छूना, और बाकी लोग क्या छूते? घुटना। कुछ लोग कैसे करते? हो रहा है सर? क्यों? कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में बदलाव आ रहा है, हम आश्रमों को सही से नहीं जी पा रहे। राइट? सही बात है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, आश्रम से आशय है रुकने का स्थान। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना आपको। आश्रम से आशय है रुकने का स्थान। आश्रम मींस हॉल्टिंग प्लेस, हॉल्टिंग प्लेस, HALTING। सेकंड पॉइंट, द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। राहुल, राहुल, ये बेटा वो चाय आती क्यों नहीं है? एक बात से वाला होता है क्या? The life of an individual has to pass through a specific stage. व्यक्ति का जीवन एक विशिष्ट मंच से होकर गुजरता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल हैज टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट जर्नी। इंडिविजुअल हैज टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट जर्नी इन दिस स्टेजेस। इन विशिष्ट मंचों पर व्यक्ति अपने आप को आगे की यात्रा हेतु तैयार करता है। नेक्स्ट, आश्रम हैज 4 स्टेजेस। 4 प्रकार के आश्रम पाए जाते हैं। आश्रम हैज 4 स्टेजेस। नेमली मुख्यतः आप सब लोग साथ में लिखेंगे, इंग्लिश वाले, स्पेशली इंग्लिश वाले। ब्रह्मचर्य, अच्छा इंग्लिश में लिखो ब्रह्मचर्य। गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। देखिए पहला ब्रह्मचर्य। इस अवधि में व्यक्ति अपने घर से सीखने की प्रक्रिया शुरू करता है। इस अवधि में व्यक्ति अपने घर से सीखने की प्रक्रिया शुरू करता है। जैसे कि कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे बोलना है, कैसा बर्ताव करना है, इत्यादि। इट इज ए पीरियड ऑफ एजुकेशन। इट इज ए पीरियड ऑफ एजुकेशन which begins from home, like how to walk, how to eat, how to dress, how to talk, how to behave, etc. आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो आपको मार देता है एक दो झापड़, मजा आता है ना? मजा आता है ना? अरे बच्चा है बच्चा है बच्चा। लेकिन जैसे आपको उसने पहली बार मारा, उसको रिटर्न रिप्लाई दे देते आप, तो सीख जाता है कि मारना। याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरे भाई को एक झापड़ मार दिया था उसके लड़के ने। कहाँ? ऑफिस में। क्यों मार दिया था? क्योंकि उसको मारता पीटता नहीं था। अब मेरा बच्चा तो कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? पढ़ा था। समय के साथ उसकी लर्निंग चालू रहनी चाहिए। आप देखो कि यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये जो इस इलाके का नॉर्थ का, यहाँ पे बच्चे माँ बाप की इज्जत करते हैं 98% तक। कारण क्या है? सबका कुटाई हुआ है कि नहीं? लड़कियों को नहीं मारा होगा, तुमको पक्का नहीं मारा होगा। कुटाई हुआ है? नहीं, मम्मी का तो काम ही है कूटा ना, जगानी नहीं करते थे। हाँ बच्ची, कुटाई हुआ है ना? कुटाई हुआ है ना? अच्छा कितना बच्चे लोग का कुटाई हुआ? हाथ उठाओ, लड़का लड़की सब। देखो लड़का लोग मैक्सिमम तक उठा लिया, मैक्सिमम। लड़की लोग में अधिक नहीं हुआ, नहीं हुआ कुटाई। हुआ होगा तो याद नहीं है। जब 32 KB वाला आपका प्रोसेसर है भाई, पुराना वाला कंप्यूटर नहीं आज चालू करते तो कल चालू होता था। कोई नहीं, कुटाई होना चाहिए, जरूरी है। उससे पता चलता है कि हाँ भैया हम लोग भी इंसान है। याद करो सब लड़के लोग को डराने के लिए डायलॉग मारा जाता था, बाप है ना? जैसे खड़े रहते थे बेचने तेरा बाप, तो आप गाली भी दे दो तो चुप हो जाते थे। राइट? ऐसी डर होता है ना आपके माइंड में। एक दिन मैं भी कहीं खेल रहा था, मेरा बाबा के पीछे से मार दिया, मैं गाली दे दिया, क्योंकि मैं जहां था वहां मैं ये मान के चलता था कि मेरा बाप नहीं पहुंच सकता है। पूल क्लब में थे, वो टेबल आते ना पूल, उसमें थे। अब मैं गाली दे दिया तो मेरे दोस्त हंसने लगे, तो मैंने और गाली दिया। तो एक बोलते पीछे देख, इतना मारा कुत्ता बना दिया, मैं क्या बना दिया? बोलो क्यों?
उसके बाद अगर पीछे से कोई मेरा दोस्त भी मारता था ना तो मैं पहले देख लेता था कि कौन है, गाली देना है या नहीं। तो ये क्या किया मैंने, सीखा, ये मैंने सीखा कि देखो फिर गाली दो, नहीं तो क्या होगा, 2 into ab होल स्क्वायर into 2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2ab into 2ab हो जाएगा। राइट, दूसरा पॉइंट इसी में, दूसरा पॉइंट, आफ्टर फ्यू इयर्स, यानी कि जब आपने ये सब काम कर लिया तो आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ लर्निंग एट होम, of learning at home, after few years of learning at home, individual gets education from teacher, education from teacher। घर में कुछ वर्षों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, घर में कुछ वर्षों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है। लाइक जैसे कि देखिए दोनों जगह ज्ञान ही मिल रहा है, घर में भी और यहाँ भी, लेकिन ज्ञान में फर्क देखिए आप। लाइक आइडियल्स, जैसे कि लिखते हैं साथ में, आदर्श, आइडियल्स, आदर्श, कॉमा स्किल्स, कौशल, आइडियल्स, आदर्श, कॉमा स्किल्स, कौशल। कहां चुके बेटा, गुरु से पहचानिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है बेटा, इसीलिए तुम्हारा कुटाई होना जरूरी था। अब आपको मार के भी क्या करेंगे बताओ, आप बेहोश हो जाओगे। तभी तो नहीं मार पड़ा है बेटा, गलत जगह रही तो। नाना नानी पर बच्चा बिगड़ जाता है, कोई बात नहीं, आप अच्छा, आप नहीं बिगड़े। चलो लिखो, समझ आ रहा है आपको, दोनों ही जगह में क्या मिल रहा है बच्चों, ज्ञान। लेकिन एक जगह उठने बैठने खाने पीने बोलने चलने का ज्ञान, दूसरी जगह आदर्शों का ज्ञान कि भैया आपको काम कैसे करना है। जैसे हम लोग क्रिकेट में किसको आदर्श मानते हैं, जैसे आप जैसे युवा मानते होंगे विराट कोहली या धोनी या रोहित शर्मा। हमारे एज के लोग आदर्श किसको मानते थे, तेंदुलकर को और गावस्कर को, क्योंकि हमने गावस्कर की भी बैटिंग देखी है। तो मैं गावस्कर को तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन मानता हूँ, क्योंकि और मैं ये भी कह सकता हूँ कि दोनों सेम है, दोनों ही मेरे आदर्श है। क्यों, क्योंकि दोनों ऐसे जमाने से क्रिकेट खेलते जब गार्ड्स नहीं हुआ करते थे। तो सचिन तेंदुलकर भी खाली टोपी लगा के खेलता था, साइड में ना एक शीशे का टाइप का एक्रेलिक का गार्ड हुआ करता था, कान पे वो आता था। आजकल तो पूरा केज आ रहा है ना, पूरी तरीके से सुरक्षित है, आपका आर्म गार्ड आ रहा है, थाई गार्ड आ रहा है, चेस्ट गार्ड आ रहा है, दुनिया भर का आ रहा है, तब नहीं हुआ करता था। तो उस जमाने के क्रिकेट में और आज के क्रिकेट में जमीन और आसमान का, तभी तो आदर्श है ना वो। आप देखिए कोई भी व्यक्ति इन लोगों को उल्टा नहीं बोलता, लेकिन धोनी के ऊपर पॉलिटिक्स का आरोप है, विराट कोहली पे जबान का आरोप है, रोहित शर्मा पे भी पॉलिटिक्स का, जबान का और गाली वगैरह देने का आरोप है, आपस में सामंजस्य नहीं है। लेकिन पहले के लोगों में आपने कपिल देव वगैरह उनकी पूरी टीम को आदर्श माना जाता था, वो समय था। तो हमारे आदर्श हमारे पिताजी हैं, है ना, हमारे आदर्श हमारे गुरु होते हैं, तो हम उनके आदर्शों पर चलते हैं कि भाई हमारे सर ने बोला है कि आपको 8 घंटा ही पढ़ना है तो 8 ही घंटा पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर हम इस आदर्शों पे चलेंगे तो सीधी सी बात है, अगर वो सक्सेसफुल हुआ है तो दूसरा भी सक्सेसफुल होगा। जैसे अपना क्या नाम है उनका, द्रोणाचार्य, उन्हीं के सेम स्टूडेंट थे, सबको सेम एजुकेशन देते थे, लेकिन उनके आदर्शों पर जो चला वो अर्जुन बन गया, जो नहीं चला वो दुर्योधन बन गया, जो चला वो अर्जुन बन गया, जो नहीं चला वो दुर्योधन बन गया, क्योंकि गुरु सेम था, आदर्श सेम थे और एजुकेशन भी सेम था। बट वही है कि आप धारण क्या करते हैं। तीसरा कॉमा क्राफ्ट, शिल्प, क्राफ्ट शिल्प, थैंक यू। शिल्प, शिल्प मतलब जानते हैं, कोई भी चीज कला जो है वो आना भी चाहिए ना, आप कमाओगे कैसे। तो खाना बनाने भी एक कला है, लकड़ी काटना भी एक कला है, बेड बनाना, कुर्सी बनाना भी एक कला है। ये कला, ये कला हम लोग कब सीखते थे, कहाँ सीखते थे, इसी स्कूल में, नेक्स्ट स्टेज पे। कॉमा जनरल फिजिकल एजुकेशन, जनरल फिजिकल एजुकेशन, सामान्य शारीरिक शिक्षा। आजकल क्या होता है, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, स्विमिंग होता है, पहले क्या होता था, जंगल में से ये तोड़ लाओ, वो तोड़ लाओ, पेड़ पे चढ़ो। कॉमा प्रोफेशनल ट्रेनिंग, व्यवसायिक ज्ञान कि व्यापार में क्या ध्यान रखना है, कैसा करना है व्यापार, व्यवसायिक ज्ञान, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉमरेडशिप, मैं लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉमरेडशिप, तथा सबसे महत्वपूर्ण मैत्री भाव। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैत्री भाव। बताओ क्या हम लोग ये मैत्री भाव स्कूल में सीखते हैं, कैसे बताओ, बोलो देखो। आप सब लोग पहन के जाते थे ना, पहन के जाते थे स्कूल, बताओ इसका मतलब क्या होता है, समानता, यही से मैत्री भाव होता था। आज इस क्लास में मैत्री भाव नहीं होता, क्यों जानते हो, आप लोग अलग अलग कपड़े पहन के आते हो, लड़का तुरंत बैंड देख के पता चल जाता है कि कैसा है। या तो आप इतने बड़े विख्यात आदमी हो कि आप नंगे भी चलो तो भी कल्चर बन जाए, जैसे अंबानी, रतन टाटा जी जो है, अगर मारुति वैगनआर में चलेंगे ना तो भी वो एक कल्चर बनेगा, लेकिन आप चलोगे तो आप गरीब और लोअर क्लास के दिखाओगे, होगा। अगर आप मर्सिडीज में चलोगे तो आपका क्लास दिखेगा, या तो आप इतने बड़े हो कि आपको क्लास की कोई चिंता न हो, जैसे मोदी जी है, वो कुछ भी करेंगे तो ट्रेंड बन जाएगा, आप कुछ भी करोगे तो ट्रेंड बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर फटा कपड़ा पहनेंगे तो भी उनकी जयकार होगी, आप फटा कपड़ा पहनेगे तो क्या बोले, भिखारी है वे, तो कपड़ा भी ठीक से नहीं पहनता है, सही बात है। तो ये सारी चीजें मैत्रीपूर्ण यहीं से आता था कि सब समान है तो हम सब एक है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में से आपने किया होगा ऐसा, स्पेशली लड़के, लड़की के चक्कर में किया होगा, मारा मारी किया होगा आपने, ग्रुप का ग्रुप लड़ाई होता है ना ग्रुप, 9वीं वाले से या तो एक ही क्लास में 2 ग्रुप, ईगल ग्रुप, बिच्छू ग्रुप, होता था लड़ाई। तो ईगल वाला सब एक होता था, ईगल वाले में सब में क्या होती थी, मैत्री, दोस्ती होती थी। बिच्छू वाले में सब में क्या होती थी, मैत्री। ये कहां से सीखते हैं हम, अब ध्यान सुनते जाना ये सब। जब आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो यही लोग, यही आपकी दोस्ती आपको काम आएगी।
राइट? तो आप क्या करते हैं आजकल, आपका देखा होगा शायद, अगर आप चालाक हो तो कुछ लोगों ने ना अपने स्कूल टाइम का ग्रुप बनाया होगा, कुछ लोगों ने। वो ग्रुप में जो दोस्त होते हैं ना, उसमें कुछ लोग सक्सेसफुल होंगे, कुछ कुछ बनने होंगे, लेकिन उसमें किसी का कोई इज्जत नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन एक दूसरे की मदद के लिए सब रेडी रहते हैं, कारण क्योंकि आपने सीखा स्कूल जाकर मैत्री भाव। आपको नहीं जानता हो, आज आपके कई दोस्त अलग अलग हो गए होंगे, कोई कन्याकुमारी होगा, कोई कश्मीर होगा, कोई अरुणाचल प्रदेश होगा, कोई गुजरात होगा, कोई दिल्ली होगा, किसी की पोस्टिंग कहीं होगी, कोई कोई व्यापार कर रहा होगा, लेकिन सब आज भी जुड़े हुए। कारण क्या लर्न किया आपने स्कूल में? मैत्री भाव, कॉपरेटशिप। नेक्स्ट कॉमा, टू लर्न आइडियल्स, आदर्शों, अच्छा तो लिख दिया था ना, कॉमा एटसेट्रा। नोट, देखिए नोट, दिस स्टेज ऑफ लाइफ इज सिंपल एंड स्पिरिचुअल। दिस स्टेज ऑफ लाइफ इज सिंपल एंड स्पिरिचुअल। जीवन का यह मंच साधारण एवं आध्यात्मिक होता है। साधारण कैसे होता है? हमें अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मेरा बच्चा है, उसका स्कूल का ड्रेस है ना, कॉलर उसका फटा हुआ है, चला जाता है। उसके बैग का चेन है ना, टूटा हुआ है, तो बैग एक हाथ उसका बैग में रहता है, सासू पकड़े रहता है, जा रहा है। क्यों? उसको टेंशन ही नहीं है, कैसी जिंदगी जी रहा है, सिंपल। क्या आज आप फटा हुआ बैग ले जाओगे, आप शर्माओगे? बच्चे का जूता का अंगूठा है ना, वो कट गया है, उसमें अंगूठा बाहर आ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? जीवन कैसे उसका साधारण है, टेंशन नहीं है। इस क्लास में जिसका जिसका शादी हो गया, हाथ उठाओ, खत्म है आपका जिंदगी। शाम को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, क्या पड़ा बताओ? रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, क्या जिंदगी आपका? कोई और रेगुलेट करना है, क्योंकि आप किस आश्रम में एंटर कर चुके हो? गृहस्थ। अरे दिल पे नहीं लेने का, ये लोग भी उस आश्रम में है क्या पहले आ गए? लेकिन आप लोगों का परिवार बहुत समझदार है जो आपको यहाँ भेजा है, इसलिए आई विश कि आप सबका सिलेक्शन पहले हो जाए, क्योंकि आपके पास मौके और समय दोनों कम है। इसलिए यहाँ आए हो, खाने पे कम ध्यान दो, घर पे बनाओ, सुबह ही रोटी बना लो, सब्जी शाम को बना खा लो, लेकिन ज्यादा समय पढ़ाई कर दो, है ना। सभी बच्चों को एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उस टीचर को फॉलो करो, क्योंकि बिना टीचर के ना यूपीएससी पॉसिबल नहीं होता, ये गांठ बात हुआ। जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, जो भी टीचर, तो आप उसको फॉलो करो। वो या तो आपको डुबा देगा या तो आगे निकाल देगा, लेकिन वो डुबाएगा कभी नहीं, भले आगे निकाल पाए, क्योंकि बेटा वो कांस्टेंट टच में रहते हैं, उनको चीजें जानते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। नेक्स्ट पॉइंट। और दूसरा वर्ड आपने देखा आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक का मतलब जानते हो, आप भगवान से बात नहीं करते हो। ऐसा होता है कि आपने स्कूल में कितने लोग ऐसा किया, हाथ उठाओ बताना, च्युइंग गम दांत से काट के भी ऐसा पोंछ के दिया है। सबने किया होगा, दांत से काटा तो काटा, ऊपर से हाथ का मैल भी लगाया उसको लगे। अब उसके बाद असली खेल होता है, जब वो खा लेता और लड़ाई हो जाती है, तब आप क्या बोलते हो? मेरे को वही लाके दे। फिर आप निकालते उसको बनाते हो। ले किया ऐसा? लड़की लोग नहीं किया होगा, क्योंकि आप लोग कुछ गलत काम नहीं करते। च्युइंग गम मालूम भी है क्या होता है? देखा है जिंदगी में? ऐसा क्यों करते हो आप लोग? अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? नंबर 2, गृहस्थ आश्रम। अभी सर एक लड़के का मैं चेहरा देखा, पीला वाला शर्ट वाले का, उसको लग रहा था सर एग्जाम्पल ज्यादा देते, बेटा 2.5 घंटा बिना एग्जाम्पल के पढ़ोगे ना, तो खाली क्लास में ना शरीर बैठा रहता, दिमाग नहीं। चाय पियोगे? दिस पीरियड ऑफ लाइफ कवर्स, दिस पीरियड ऑफ लाइफ कवर्स द लाइफ आफ्टर एजुकेशन। जीवन का यह मंच, लाइफ आफ्टर एजुकेशन, जीवन का यह मंच शिक्षा प्राप्ति के बाद शुरू होता है। कहां शुरू बेटा? जीवन का यह मंच, बोलो। दिस पीरियड ऑफ लाइफ कवर्स द लाइफ आफ्टर एजुकेशन, फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट, दिस इज ए हाउस होल्डर, दिस इज अ हाउस होल्डर लाइफ। यह गृहस्थी वाला जीवन होता है, गृहस्थी वाला जीवन होता है, हाउस होल्डर। थर्ड पॉइंट, इट इज परफॉर्म्ड फॉर मोक्ष, इट इज परफॉर्म्ड फॉर मोक्ष, इसे मोक्ष प्राप्ति हेतु धारण किया जाता है, इसे मोक्ष प्राप्ति हेतु धारण किया जाता है। दिस देखिए, दिस फेज, PHASE phase, this phase includes household duties, including upbringing of children, including upbringing of children। इस मंच में, इस मंच पर गृहस्थ कर्तव्यों, इसमें शामिल है बच्चों का पालन पोषण। इस मंच पर गृहस्थ कर्तव्यों जिसमें शामिल है बच्चों का पालन पोषण। सही है? क्यों ऐसा लिखा आपने कि मोक्ष की प्राप्ति होगी? क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करना होता है, और पिंडदान कौन करता है? आपका बच्चा। और बच्चा कब होगा? जब आप विवाह करेंगे। क्या करेंगे? विवाह करेंगे, शादी करेंगे, राइट। अब देखो, मुस्लिम्स को मोक्ष कब प्राप्त होता है? जब वो अपने बच्चों का शादी विवाह करके टेंशन फ्री हो जाते हैं, तो दे गो फॉर हज। कहा जाता है कि हज करने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लायबिलिटी, ऐसी कुछ है ना, बोलो, नहीं पता? वसीम क्या नाम है तुम्हारा? समीम, ऐसी कुछ है ना। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब आप हज करने जाएंगे तो वहां आपको एक चीज दिखेगी कि केवल बूढ़े इंडिया से जाते हैं, और बाकी देशों से वहां युवा भी आते हैं। देखा तो होगा, वीडियो तो देखा ही होगा। तो क्या वो लोग अपने कर्तव्यों से पूर्ण हो चुके हैं क्या? प्रिय, तो मैं बताता हूं, तो वो उमरा करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? उमरा।
समझ आया? हज कब होता है? हज शायद खाली ईद के जमाने में होता है ना, अभी हो रहा होगा ना, बकरीद के टाइम ही हज होता है। तो बाकी टाइम आप जब जाते हैं तो आप क्या करने जाते हैं? उम्र। और हज में आपको दोनों जगह जाना होता है, मक्का एंड मदीना, और दोनों अलग अलग देशों में है, अलग अलग जगह में है। अच्छा एक ही देश में है, आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है, देश एक ही अलग है। यूएई, सऊदी अरब है, तो यूएई क्या है? वो अलग देश है और सऊदी अरब अलग है। तो सऊदी अरब में दोनों जगह है, लेकिन मैप में तो यार बॉर्डर दिखाता है, बीच में शायद वो है ना, समुद्र है क्या? चलो अब हम लोग को तो जाने नहीं मिलेगा, तो हम लोग जाते हैं। हाँ? नहीं नहीं, अरे सऊदी जा सकते हैं, दारू पी सकते हैं, लेकिन हज नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनका सिस्टम है कि फॉर हज यू नीड टू बी मुस्लिम। अब ऐसा नहीं है कि चेकिंग होता है, बट आपका डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ना। अगर डायलॉग बाजी मत करो तुम, चलो। हाँ, ये फिर ये बच्चे वाला हल्का हल्का तरीका मालूम है, शिव जी का है उधर उधर, अगर पवित्र गंगा जल, ये सब बचपन में करते थे ऐसा। नानी के घर से आओ। सेकंड, इंडिविजुअल परफॉर्म मैरिज एट दिस स्टेज। बताओ शादी भी हो रहा है। इंडिविजुअल परफॉर्म मैरिज एट दिस स्टेज, इस मंच पर वह विवाह करता है। इंडिविजुअल परफॉर्म्स मैरिज एट दिस स्टेज, इस मंच पर वह विवाह करता है, यानी कि 25 से 50 साल। कॉमा, मेन एंड वुमेन बिकम सिंगल यूनिट, पुरुष एवं महिला एक इकाई बन जाते हैं। याद है आपको कॉन्सेप्ट है अर्धनारीश्वर, यही है वो। मेन एंड वुमेन बिकम सिंगल यूनिट, पुरुष एवं महिला एक इकाई बन जाते हैं, एक सिंगल। दिस स्टेज हैज बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एंड्स। दिस स्टेज हैज बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एंड्स। इस मंच का मुख्य उद्देश्य जैविक एवं सामाजिक होता है। मुख्य उद्देश्य जैविक एवं सामाजिक होता है। जैविक क्या है? सेक्सुअल, सामाजिक बच्चा, एंड ईएनटी एंड्स, बोर्ड पे लिखा है एंड्स ऐसे। तो मेन उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक। नेक्स्ट, दिस स्टेज इज सैक्रमेंट नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। यह मंच पवित्र है, न कि समझौता। दिस स्टेज इज सैक्रमेंट नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब समझ गए? जैसे मुस्लिम्स में क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? उसमें जो शर्तें लिखी अगर आपने पूरी कर दी तो आप उसे तलाक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदू में ऐसा नहीं है। इसलिए हिंदू में क्या है? ओनली वन, लाइफ टाइम के लिए, है ना? सही है ना? पति परमेश्वर, है ना? अरे बोलो भाई, फिर हम लोग यही सोचते कि नहीं भैया, जो भी है, जैसा भी है, काला है, नीला है, पीला है, यही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का बात है तो कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें देख लो, पूरी कर लो, खत्म। जैसे शर्तों में क्या है? मेहर है, पे द मेहर, टेक डाइवोर्स। हाँ, राइट? नेक्स्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज वानप्रस्थ, हिंदी में भी लिखेंगे वानप्रस्थ। इसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे। और हाँ, इस क्लास के बाद मैं किसी को कुछ और नहीं बताता। और अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं वापस एक बार अपना नंबर लिख देता हूँ कि इस क्लास में जो भी कॉपीराइट वाला मामला आता है, अगर उनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है? हैव अ नाइस टाइम, गुड लक।